नमस्कार, मैं यशपाल कैंतुरा एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं डेली आपके लिए ऑनलाइन सॉल्यूशन लेके आता हूं, ठीक है, हिंदी और जीएस का। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास हिंदी का, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है, ठीक है। देखो कन्नौजी आपको बताना है। पहला है पहाड़ी हिंदी, दूसरा है राजस्थानी हिंदी, तीसरा है पश्चिमी हिंदी, चौथा है पूर्वी हिंदी। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पश्चिमी हिंदी। ध्यान रखना है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। एक तो आपका कन्नौजी दिया है, दूसरा कौरवी, कौरवी जिसको खड़ी बोली भी कहा जाता है, खड़ी बोली, ठीक है। साथ ही याद रखना है बांगरू, या इसको हरियाणवी भी बोला जाता है, हरियाणवी, ठीक है। और कौन कौन सी हैं, जैसे बांगरू हो गया, बुंदेली हो गया, ठीक है। कौरवी, बांगरू, हरियाणवी, बांगरू को हरियाणवी बोला जाता है, ठीक है। कन्नौजी और बुंदेली, ये आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। साथ ही याद रखना है पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो ध्यान रखना है सौरसैनी अपभ्रंश से, सौर सैनी, सौर सैनी अपभ्रंश। पूछा जा सकता है आपको कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसैनी अपभ्रंश आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन ए है पहाड़ी हिंदी, इससे दो उपभाषाएं निकली हैं, एक तो है कुमाऊनी और दूसरी आपको याद रखना है गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, ध्यान रखना है पहाड़ी हिंदी से, ठीक है। राजस्थानी से अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है, आपको ध्यान रखना है मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। ये आपको ध्यान रखनी है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। राजस्थानी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो अपभ्रंश भी पूछा जा सकता है। तो कौन सा अपभ्रंश है, सौरसैनी अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश। याद रखना है आपको किस अपभ्रंश से हुआ है, सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाला 100 होगा इसमें, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको कौन से है, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी उपबोलियां आती है, ध्यान रखना है अवधी, अवधी, बघेली, अवधी, बघेली होता है, ठीक है। क्या होता है, अवधी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो अर्धमागधी, किससे हुआ है, अर्धमागधी से हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको अपभ्रंश से बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। टोटल कितनी उपबोलियां पूछी जाती हैं, उपबोलियां आपको याद रखनी है कितनी है, 5। अब बोलियां कितनी है, उपभाषाएं आपको पूछा जाएगा, 5 उपभाषाएं और बोली 17, ठीक है। टोटल कितनी बोलियां हैं, बोलियां आपको याद रखनी 17 है, उपभाषाएं हैं 5, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, सुलोचना निबंध संकलन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जैनेन्द्र कुमार और बालकृष्ण भट्ट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो इनका जन्म कब हुआ, तो ध्यान रखना है इनका जन्म हुआ था 1850 में। अगर आपको मृत्यु पूछी जाए तो मृत्यु इनकी 1885 में हुई, ठीक है। मात्र 33 साल में इन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत सारी रचनाएं लिखी। इनका उपनाम आपको पूछा जा सकता है, इनको किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान ध्यान रखना है इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है नव जागरण का अग्रदूत, ठीक है। नव जागरण का अग्रदूत, नव जागरण का अग्रदूत इन्हें कहा जाता है। साथ ही याद रखना है इनकी रचनाएं और कौन कौन सी है, जैसे
इनकी रचनाएं आपको पूछी जा सकती हैं। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, सुना होगा आपने अंधेरी नगरी, चौपट राजा, अंधेरी नगरी। ठीक है, ये भी किसकी रचना हो जाएगी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हो जाएगी। अगर मैं बात करूं, इनकी एक कविता पत्रिका भी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, इनकी क्या हो जाएगी? पत्रिका हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? पत्रिका हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, इनसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। ठीक है, अदृश्य शत्रु, आस्तीन का सांप, पेट में दाढ़ी, मुंह में राम, बगल में छुरी, मीठी छुरी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा, वो होगा आस्तीन का सांप। ठीक है, तो आंसर ए सही होगा आपका। ऑप्शन बी क्या है उसको देखते हैं। ऑप्शन बी है पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी होने का अर्थ होता है कम उम्र में चालाक होना, कम उम्र में चालाक होना, इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपके पास, मुंह में राम बगल में छुरी, तो मुंह में कुछ और मन में कुछ और। ठीक है, मुंह में कुछ और, मुंह में कुछ और मन में कुछ और, मन में कुछ और, कुछ और। ठीक है, मुंह में कुछ और मन में कुछ और, ये हो जाएगा आपका मुंह में राम बगल में छुरी। और मीठी छुरी का मतलब होता है कपटी। क्या होता है? कपटी। ठीक है, कपट करने वाला या कपटी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपका, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? ठीक है, ऑप्शन ए मिश्र बंधु, ऑप्शन बी है डॉक्टर ग्रियर्सन, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था मिश्र बंधु ने। क्या कहा? किसने कहा था? मिश्र बंधु ने कहा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा याद रखते हैं, डॉक्टर गियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो चारण काल। पूछा जा सकता है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो ध्यान रखना है, किसने कहा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा दी थी। ठीक है, आदिकाल को, जो आदिकाल हम जानते हैं, उस आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी? तो पूछा जा सकता है किसने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी याद रखना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था बीज बप्पन काल, बीज बप्पन काल। पूछा जा सकता है कि बीज बप्पन काल आदिकाल को किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। साथ ही एक चीज और याद रखना है कि वीर गाथा काल किसने कहा था? ठीक है, वीर गाथा काल, वीर गाथा काल किसने कहा था? तो ध्यान रखना है, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था वीर गाथा काल। एक और याद रखना है, सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल। पूछा जा सकता है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो किसने कहा? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा था? सिद्ध सामंत काल कहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले दल पुरीन के, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठीक है, देखो ऑप्शन ए है अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति तो होगा नहीं, इसमें क्या होता है, जब कोई चीज बढ़ा चढ़ा के बात की हो, बढ़ा चढ़ाकर कोई भी बात अगर कही जा रही हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कई बार आता है आपके पास, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका जलकर हो गई राख। ठीक है, तो मतलब
इसको बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के जहां पे बात हो रही हो तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को आप याद रखना है उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप, भेद रहित आरोप। कभी भी आपको इस तरह से लिखा हुआ, कई बार डेफिनेशन भी पूछ लेता है कि उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किस अलंकार की पहचान है। ठीक है, तो वह है रूपक अलंकार। तो उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप मतलब कि जब हम कोई चीज, किसी चीज में कोई भेद नहीं, मतलब उसका भेद नहीं बताते बल्कि उसको वो चीज मान लेते हैं, तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। उसी रूप में उस चीज को मान लिया जाता है, वहां पे रूपक अलंकार होता है। तो ये जो आपको दिया गया है ऑप्शन क्वेश्चन, मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरैन के, तो ये वे कमल, मुख कमल, तो कमल को मुख को कमल माना गया है, यहाँ पे मुख को कमल माना गया है। ठीक है, तो जहां पे जो चीज मान ली जाती है उसको वही चीज मान लिया जाता है, वहां पे आपका रूपक अलंकार होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा रूपक अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार में मैंने आपको पहले भी बताया था, उपमा अलंकार में क्या होता है, तुलना की जाती है, उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है। ठीक है, इसकी पहचान होती है सा, सदृश, सरिस। ठीक है, तो जहां पर भी सा, सदृश, समान वो सब आए, वो कौन सा अलंकार होगा आपका, उपमा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है जनु जानु मन मानो, जब हम किसी चीज को जनु जानु मन मानो बीच में जब भी कभी आए कोई सेंटेंस के बीच में, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1965 और ऑप्शन डी है 1957। क्या इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1960। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है 1960 में। ऑप्शन बी भी आपको याद रखना है 1971 में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। पूछा जा सकता है कि केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी, 1971। ठीक है, 1965 आपको ध्यान रखना है। राजभाषा अधिनियम जो बना था वो लागू कब हुआ था, राजभाषा अधिनियम लागू हुआ था 26 जून 1965 को राजभाषा अधिनियम लागू। ठीक है, पूछा जा सकता है कि राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ, तो राजभाषा अधिनियम लागू हुआ आपका कब, 26 जून 1965 को। ठीक है, 1957 भी आप याद रख सकते हो। यहां से भी एक चीज याद रखना है, एनबीटी। एनबीटी मीन्स नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी, 1957 में की गई थी। इसका मुख्यालय भी आपको पूछा जा सकता है कि नेशनल बुक ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ है, तो नेशनल बुक ट्रस्ट का जो मुख्यालय है वो है आपका नई दिल्ली। कहां पर है, नई दिल्ली। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पद। उसे क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको जो वर्ण से लेकर और बड़ी इकाई, छोटी से बड़ी इकाई आपको कई बार बताई है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ण का विकास, सबसे छोटी जो ध्वनि होती है वो होती है वर्ण। ठीक है, उसके बाद वर्ण से क्या बनता है, वर्ण से बनता है आपका अक्षर, अक्षर से आपका पद बनता है, पद से आपका पदबंध बनता है, पदबंध से आपका उपवाक्य बनता है और उपवाक्य से आपका वाक्य बनता है। क्या बनता है, वाक्य। ये आपको ध्यान रखना है। क्रम पूछा जा सकता है कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण। कौन सी है, वर्ण। ध्वनि की सबसे बड़ी इकाई अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा, वाक्य होगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। रिजु शब्द का विलोम शब्द है। रिजु का क्या होगा, रिजु का जो विलोम शब्द होगा वो होगा वक्र। रिजु का विलोम शब्द होता है वक्र। ठीक है, रज नहीं करना था, रिजु, रिजु सही होगा। ठीक है, रिजु का वक्र। देखो सीधा का तो सिंपल है, क्या होगा, उल्टा होगा।
ऑप्शन डी है सरल का क्या होगा, सरल का होगा कठिन, ठीक है, या फिर सरल का और क्या हो सकता है, सरल का कुटिल भी होता है, ठीक है, सरल का क्या होता है और कुटिल, विलोम शब्द आपको पूछा जा रहा है तो कुटिल भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन आपको करना था, ठीक है। तो अनुग्रहित, देखो अनुग्रहित आपको ध्यान रखना है, अनुग्रहित कैसा लिखा जाता है, तो अनुग्रहित लिखा जाता है, कैसा लिखा जाता है देख लो, अनुग्रहित। अब देखते हैं कौन सा, देखो अनु छोटी नहीं है, बाकी तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये वाला रॉ नहीं आता है, ठीक है, ये वाला रॉ आता है, अनुग्रहित छोटी ही नहीं आती है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा, अनुग्रहित ऐसा लिखा जाता है, कैसा, ये लिखा हुआ आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए लड़का प्रसन्न होकर चलता बना, तो चलता बना एक साथ आया है, इसका मतलब संयुक्त क्रिया यहाँ पर, संयुक्त क्रिया है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन बी है स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी, देखो पीनी और पड़ेगी दो क्रिया एक साथ आ गई है, ये भी संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन सी है मैं अपने घर में रहूंगा, देखो मैं अपने घर में रहूंगा, इसमें संयुक्त क्रिया नहीं है, ठीक है, तो आंसर होगा आपका सी। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, ऑप्शन डी क्या है, मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूटा, देखो गिरा और टूटा एक साथ है, भले यहाँ पे और लगा रखा है, अगर हम और ना भी लगाते तो स्वतः ही यहाँ पर और लग जाते, जैसे गिरा टूटा, गिरा टूटा, गिरा और टूटा, ठीक है, तो एक साथ संयुक्त क्रिया, ये भी संयुक्त क्रिया मानी जाएगी आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है अति उपसर्ग का अर्थ है समीप्य, बाहुल्य और पीछे, देखो अति का मतलब होता है बहुत या बाहुल्य, क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है मामलों पर प्रकाश डालना, मामलों को नियमानुसार निपटाना, मामलों का ब्यौरा तैयार करना, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मामलों को नियमानुसार निपटाना, ठीक है। टिप्पण क्या होता है, मामलों को नियमानुसार निपटाना, ये आपको ध्यान रखने हैं। प्रकार आपको पूछे गए थे पेपर में, ठीक है, तो अलग अलग बुकों में ऐसे अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन प्रकार आपको 2 याद रखना है मुख्यतः, कहीं कहीं आपको 3 भी मिल जाएगा, ठीक है, कहीं कहीं आपको 3 भी मिल जाएगा, तो सही आंसर मेरे हिसाब से जो होगा वो 2 होगा, 2 ही ज्यादातर बुकों में संभवतः 2 ही होंगे इसके, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है अगर ऑप्शन में 2 3 दोनों ही दिए हो, पहले प्रेफरेंस आपको 2 को देनी है, अगर 2 ऑप्शन में नहीं है, 3 4 5 ऑप्शन में है तो आप 3 भी कर सकते हैं, ठीक है, तो सही आंसर इसका जो होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है, ठीक है, थोड़ा, देखो थोड़ा क्या होता है, परिमाणवाचक होता है, ठीक है, थोड़ा क्या होगा, परिमाणवाचक होगा, ठीक है। ऑप्शन ए रीतिवाचक, रीतिवाचक में जहां पर कोई रीति बताई हो, ठीक है, जैसे मैंने बोला गंगा कल कल, गंगा कल कल कर बहती है, कर बहती है, ठीक है, मैंने बोला गंगा कल कल कर बहती है, तो उसकी विशेषता है, इसकी रीति है, ये कैसे कि वो कल कल कर बहती है, ठीक है, तो रीतिवाचक यहां पर होगा। स्थानवाचक जैसे मैंने बोला मोहन एजुकेशन एकेडमी में पढ़ता है, ठीक है, मोहन एजुकेशन एकेडमी, ठीक है, मोहन एजुकेशन एकेडमी में पढ़ता है, ठीक है, में पढ़ता है, मोहन एजुकेशन एकेडमी में पढ़ता है, या आप इस समय ना स्थान का नाम आपको ध्यान रखना है, एजुकेशन एकेडमी क्या हो जाएगा, स्थान हो जाएगा। कालवाचक जैसे मैंने बोला आज कल, ठीक है, आज कल परसों, ठीक है, तो ये क्या होगा, काल हो जाएगा, ठीक है, कालवाचक जहां पर भी ऐसे सेंटेंस हो तो वो कालवाचक में आ जाएगा। बाकी परिमाणवाचक में जब कोई परिमाण होता है, ठीक है, परिमाण मतलब जिसको हम माप सकते हैं, जैसे आपका क्या होता है जिसमें माप तोल की इकाई दी जाती है, वहां पे परिमाणवाचक आप मान सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, उसने उसे छल से पराजित किया है, मैं छल से
कौन सा कारक है, ठीक है, छल से, क्या, छल से, कौन सा कारक है, ठीक है, छल से पराजित करना यानी कि साधन के रूप में यहाँ पे आप मान सकते हैं, तो साधन होगा करण, करण कारक, ठीक है। देखो अपादान जो कारक होता है वहां पे भी से का प्रयोग होता है, लेकिन से के साथ साथ आपको देखना होता है कि अलगाव का भाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अपादान के साथ अलगाव का भाग होता है, जैसे आप मैंने बोला हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा अलग हो रही है, तो वहां पे से जो कर रहा है वो अलगाव का भाव के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो वहां पर आपका अपादान कारक होगा, ठीक है। कर्म में कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है, कर्म कर्म देखा जाता है, जैसे कर्ता ने कर्म को, तो वहां पे को कारक चिन्ह कई बार लिखा होता है, को कारक चिन्ह कर्म में हो जाएगा, ठीक है। कर्ता में तो आपको वो कर्ता ने कारक चिन्ह आता है, कर्ता ने, ठीक है, तो वहां पे कर्ता हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखो श्रोता होता है दूसरा पर्सन, सेकंड पर्सन, तो श्रोता के लिए हमेशा क्या प्रयोग किया जाता है, सही आंसर होगा इसका मध्यम पुरुष सर्वनाम, ठीक है। मध्यम पुरुष सर्वनाम में आता है तुम, तुझको, तुमसे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है मध्यम। अन्य पुरुष सर्वनाम में जब हम बात कर रहे हो किसी तीसरे पर्सन के, वह, उसको, उसे, मतलब जब दो आदमियों के बीच में ना बात हो के बल्कि तीसरे आदमी के, तीसरे के लिए कोई बात हो रही हो तो होगा वहां पे अन्य पुरुष। जबकि उत्तम पुरुष में होता है जैसे मैं, मुझे, मैंने, मतलब मैं से जो भी शब्द बनते हैं, ठीक है, वो किसमें आएंगे, अन्य उत्तम पुरुष सर्वनाम में होंगे। ध्यान रखना है, गलती हो गई थी उसको माफी चाहता हूं। तो आंसर होगा आपका ए, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। तुम, तुझको, तुमको, ठीक है, ये सब किसमें आएंगे, मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष में वह, उसको, उसे, जब हम तीसरे पर्सन की बात कर रहे हो, ठीक है। उत्तम पुरुष यानी कि मैं खुद, जब आदमी बात कर रहा हो, वक्ता जब बात कर रहा हो, तो वह आएगा आपका किसमें, उत्तम पुरुष, ठीक है। श्रोता अगर सुन रहा हो तो वो आता है मध्यम पुरुष में, और अन्य पुरुष, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 16, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा क्या है, ठीक है, रिपीट हो गया था क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है, दीर्घ स्वर नहीं है। देखो ऑप्शन ए आपका ई, तो ई और ई मिलके बड़ी ई बनती है, तो ये भी क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। नहीं नहीं आपको जरूर देखना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ई। ए आपको ध्यान रखना है, अ प्लस ई मिलके ए बनता है, ठीक है। ये वाला ए अगर हम देखेंगे तो अ प्लस ए मिलके ए आई बनता है, ठीक है। और ऊ अपने आप में छोटा है, ठीक है, इसको ह्रस्व स्वर आप बोल सकते हो, ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर। पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखो एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है आपका लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर। थोड़ा थोड़ा अंतर होता है इनमें। देखो ह्रस्व स्वर मतलब जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, जैसे आपका छोटा आ हो गया, छोटा ई हो गया, छोटा उ हो गया, ठीक है, छोटा ई आ ई उ, इसमें आएंगे आपके ह्रस्व स्वर में आएंगे। दीर्घ स्वर में आपके जैसे आ हो गया, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये किसमें आएंगे आपके, ये आएंगे दीर्घ स्वर में, ठीक है। जबकि आपका प्लुप्त स्वर में होता है। प्लुप्त स्वर इसका जो प्रयोग किया जाता है नाटकों और संवादों में किया जाता है, जैसे मैंने लिखा राम, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी कोई शब्द बहुत ज्यादा लंबा खींचा जाता है तो वहां पे होता है आपका प्लुप्त स्वर। जहां पर दो मात्रा से भी अधिक का समय लगता है वो होगा प्लुप्त स्वर, ठीक है। यहाँ पे एक मात्रा का समय लगता है, यहाँ पे दो मात्रा का समय लगता है, और यहाँ पर दो मात्रा से अधिक का समय लगता है, उसे कहा जाता है प्लुप्त स्वर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास। अन्य शब्द का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। अन्य शब्द का संधि विच्छेद होगा आपका ऑप्शन डी, अन्य और अन्य। यहां पे क्या हो रहा है, देखो य और य मिलके क्या बन रहा है, बड़ा या बन रहा है, ठीक है, बड़ा या बन रहा है। क्या बन रहा है, बड़ा या। तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी यहाँ पे, ठीक है, दीर्घ संधि होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अन्याय लिखा हुआ है ना, अन्याय,
तो अन्य अन्य मिलके अन्याय, यहाँ पर डबल मात्रा, तो दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। निर्मला को, गोदान को, सेवा सदन और गबन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोदान। गोदान किसकी रचना है, तो ध्यान रखना है किसकी है, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। बहुत बार एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि गोदान किसकी रचना है। ठीक है, महाकाव्य ये किसका है, प्रेमचंद का। ठीक है, प्रेमचंद बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी निर्मला, सेवा सदन और गबन भी किसकी रचना हो जाएगी, प्रेमचंद की हो जाएगी। ठीक है, प्रेमचंद को क्या कहा, मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है, कथा सम्राट। इनको कथा सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है पेपर में कि कथा सम्राट किस कवि को कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद को। ठीक है, बहुत सारी रचनाएं इनकी है। प्रेमाश्रय इनकी रचना है। ठीक है, सेवा सदन इसमें दिया, गबन इसमें दिया, पंच परमेश्वर इनकी रचना, बहुत सारी इनकी रचनाएं, पढ़ के आपको जरूर जाना है, यहाँ से पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, और ऑप्शन सी है संपूर्णानंद, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीएस का होगा। जीएस का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 है, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता क्या होती है, कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है, उसे क्या कहा जाता है। तो मैंने आपको शायद पिछली वाली क्लास में भी बताया था कि जहां पर प्रचंड बेरोजगारी होती है उसी को क्या कहा जाता है, वहां पर क्या होती है, कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है। ठीक है, छुपी हुई बेरोजगारी, इसको प्रचंड बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। ठीक है, छुपी हुई बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी, बेरोजगारी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। प्रचंड बेरोजगारी अधिकतर में कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कृषि क्षेत्र में आप समझ सकते हो, जैसे एक खेत है, एक खेत में 10 लोग कार्य करते हैं, और 10 लोग कार्य करें चाहे 2 लोग कार्य करें, उत्पादन तो उतना ही होना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10 लोग कार्य करेंगे तो उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी, उर्वरक क्षमता उसकी इतनी है कि जितना 10 लोग कार्य करें चाहे 2 लोग कार्य करें उतना ही होना है। ठीक है, तो वहां पर जो 10 लोग की जगह 4 लोग अगर कार्य करते हैं तो कुछ लोगों की उत्पादकता क्या वहां पर शून्य हो रही है। ठीक है, उनके लगने या न लगने से वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। ये कृषि क्षेत्र में आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, और ऑप्शन भी देख लेते हैं। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, बाजार में चक्र होता है। ठीक है, कभी मंदी आता है, कभी क्या होता है कि मौसम के हिसाब से आप समझ सकते हो क्या होता है। जैसे कई बार जैसे अभी गर्मियां हैं, ठीक है, गर्मियों के मौसम में क्या होता है, जैसे जूस वाले या फिर समझ सकते हो जो वाटर पार्क है, उन सब लोगों को आप रोजगार मिल रहा है, चक्र के हिसाब से उन्हें रोजगार मिलता है। सर्दियों में जो सर्दियों में जो काम करते हैं उनको सर्दियों का काम मिलता है, गर्मियों में बरसात के टाइम पे बरसात का काम, तो उससे चक्रीय बेरोजगारी घूमती रहती है। ठीक है, ढांचागत बेरोजगारी मैंने आपको बताया था। ढांचागत बेरोजगारी क्या होती है, ढांचागत बेरोजगारी वहां बेरोजगारी होती है स्ट्रक्चर के हिसाब से। जैसे आपका पहाड़ी क्षेत्र में है, पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, आपका पलायन ज्यादा हो रहा है, कारण क्या है कि वहां पे रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहां पे उसका ढांचा स्ट्रक्चर ऐसा है कि ना वहां पे बिजली है, ना पानी है, ना वहां पे हॉस्पिटल सुविधाएं हैं, बहुत सारी सुविधाएं का अभाव वहां पे होने के कारण क्या होता है, लोग पलायन करते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा पलायन करने का जो कारण है वो कौन सा है, ढांचागत बेरोजगारी का ही कारण है। ठीक है, बाकी मौसमी बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी लगभग दोनों सेम ही है। मौसमी बेरोजगारी वही समझ सकते हो आप, जैसे मौसम के अनुरूप जो बेरोजगार हो जाते हैं लोग, उसको भी मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखो पाक स्टेट से आपको याद रखना है भारत एवं श्रीलंका, सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन ए है ब्रिटेन एवं फ्रांस। ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच कौन सी जल संधि है, तो आपको ध्यान रखना है इसके बीच आपका कौन सी हो जाएगी, डोबर जल संधि। ठीक है, डोबर जल संधि आपको बहुत बार पूछा जा सकता है, डोबर जल संधि। डोबर जल संधि किसको किससे अलग, किसको किससे जोड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इंग्लिश चैनल को, इंग्लिश चैनल को
इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से, ठीक है, को उत्तरी सागर से जोड़ता है, ठीक है, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन सी आपके यहाँ उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में 38 डिग्री समांतर रेखा आपको पूछा जाती है, 38 डिग्री समांतर रेखा किस किसके बीच है, तो ध्यान रखना है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, ठीक है। चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य को भारत का कृषि सार कहा जाता है, ठीक है। तो फिर भारत का जो कृषि सार कहा जाता है वो कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। जो भी खाद्यान्न फसलें सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है वो है उत्तर प्रदेश, इसीलिए उसको भारत का सार भी कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कृषि उत्पादन में सर्वाधिक कृषि उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कृषि उत्पादक आएगा आपका पश्चिम बंगाल। इसमें लिख सकते हो आप कृषि उत्पादक, मतलब भारत में सर्वाधिक कृषि उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, हिमालयन 123 निम्न में से किसकी एक किस्म है, तो हिमालय 123 एक किस्म है मक्का की, ठीक है, किसकी है, मक्का की। देखो गेहूं की कुछ किस्में आपको याद रखनी, जैसे कल्याण सोना, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि कल्याण सोना किसकी एक किस्म है, सोनाली इसकी एक किस्म है, सोनाली, ठीक है। कल्याण सोना और सोनाली आएगा आपका किसका, गेहूं का। चावल का आपको याद रखना है बहुत सारी फसलें, पूसा, पूसा में जैसे पूसा 101, 102, इस तरह से बहुत सारी वैरायटी है इसकी, उसके आगे नंबर लिखे हुए हैं तो आप पहचान सकते हो, ठीक है। इसके अलावा पूसा के अलावा एक आपकी राज, राज करके एक किस्म भी किसकी है, राज प्रजाति है एक किसकी, चावल की, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है सिंगूर, ऑप्शन सी है मछलीपट्टनम और ऑप्शन डी है कासिम बाजार। ये 1651 की बात कर रहे हैं तो ये होगा कासिम बाजार। कासिम बाजार आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, आपको ध्यान रखना है कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। सूरत में अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री, अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री, ठीक है, की पहली फैक्ट्री ध्यान रखना है कहां पर खोली थी, ये खोली थी सूरत में। सबसे पहले उन्होंने 1611 में खोली थी जो असफल रही थी, और दूसरी ध्यान रखना है 1613 में जो सफल रही थी। 11 और 13 याद रखना है आपको, ठीक है। मछलीपट्टनम से आपको याद रखना है, मछलीपट्टनम में किसने खोली थी, मछलीपट्टनम में 1605 में खोली थी, किसने खोली थी, 1605 में, तो ध्यान रखना है 1605 में यहाँ पे फैक्ट्री खोली थी डचों ने, ठीक है, किसने, डचों ने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से आपका, किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा बनाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है रूसो, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है लास्की और ऑप्शन डी अरस्तु। तो किसने कहा था ये ध्यान रखना है, इसको ये कहा था अरस्तु ने, ठीक है, किसने कहा था, अरस्तु ने। एक कथन आपको कई बार पूछा जा सकता है, संसार हमेशा जंजीरों में जकड़ा रहता है, मनुष्य हमेशा जंजीरों में जकड़ा रहता है, ठीक है। मनुष्य, हाँ ये है पूरा ध्यान रखना है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ और हमेशा जंजीरों में जकड़ा रहता है, किसने कहा था, रूसो ने कहा था। एक कथन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा कनाडा, भारत, फ्रांस और यूएसए में से होगा फ्रांस ध्यान रखना है, ठीक है। कनाडा से आपको याद रखना है भारत ने क्या लिया है, संघीय शक्ति, क्या बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं संघीय शासन व्यवस्था, ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था, ठीक है। साथ ही याद रखना है यूएसए से आपको न्यायिक पुनरावलोकन ध्यान रखना है,
पुनरावलोकन, पुन पुनरा पुनरावलोकन, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन याद रखना है, ठीक है। किससे लिया गया है आपको ध्यान रखना है, शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया इसमें। पुनरावलोकन होता है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन आपको याद रखना है किससे ली गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है यूएसए से। साथ ही याद रखना है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भी कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? दिव्यांग घाटी, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ और भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य। भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य आपका ये गुजरात में पड़ता है, कच्छ के रण में, ठीक है। कच्छ का रण, कच्छ का रण आपको याद रखना है कहाँ है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात, ये आपको ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ आपका राजस्थान में पड़ता है, कुंभलगढ़ राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य केदारनाथ आपको पता ही होगा, उत्तराखंड चमोली में है, ठीक है। दिव्यांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। भीमसेन जोशी गायन से, अमीर खुसरो सरोद से, शंभू महाराज कथक से, उत्पल दत्त फिल्म से। तो सही आंसर होगा बी, ये सुमेलित है। अमीर खुसरो का संबंध अगर हम बोले तो सितार से है, सितार का जनक इन्हें कहा जाता है, सितार का जनक। पूछा जा सकता है कि सितार का जनक किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को, ठीक है। बाकी सभी सुमेलित है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिल्ली चलो का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने और भगत सिंह ने, ठीक है। तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया था, प्रसिद्ध दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, 1944 में दिया था, 1944 में, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी को इंडियन नेशनल आर्मी को प्रेरित करने के लिए उन्होंने 1944 में नारा दिया था दिल्ली चलो का, ठीक है। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 31 है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, एप्पल ने, जीरोक्स ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जीरोक्स कंपनी ने। जीरोक्स कंपनी ने किया था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कई बार इसको शॉर्ट में लिखा जाता है यूजीआई, यूजीआई मतलब ग्राफिकल इंटरफेस, ठीक है। तो फुल फॉर्म इसकी ध्यान रखना है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और इसका जो विकास किया गया था 1981 में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस फंक्शन की से फाइल या फोल्डर सर्च किए जाते हैं, ठीक है। फाइल और फोल्डर सर्च किए जाते हैं ऑप्शन सी F3 से, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन सी। F2 से आपको याद रखना है रीनेम फाइल, रीनेम फाइल। अगर हमें रीनेम फाइल करना होगा तो किससे करेंगे? शॉर्टकट की F2 से प्रयोग करते हैं, ठीक है। F1 से आपको याद रखना है, जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो इसको ध्यान रखना है, बूट होता है इसके, वो भी फास्ट बूटिंग। फास्ट बूटिंग के लिए इसको बोल सकते हैं, फास्ट बूटिंग से कौन सी की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो F1 का, ठीक है। चलिए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, बंधन एक्सप्रेस किन देशों के मध्य शुरू की गई ट्रेन सेवा है? तो बंधन एक्सप्रेस आपको ध्यान रखना है भारत और बांग्लादेश के बीच है, भारत और बांग्लादेश, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली जो ट्रेन थी वो थी 1976 में समझौता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। क्वेश्चन आता है आपके पास कि समझौता एक्सप्रेस किस देश के साथ भारत और किस देश के साथ ट्रेन सेवा थी? अब नहीं है, थी पहले, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है, अश्व अक्षांश कहा जाता है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी को, उपध्रुवीय निम्न पेटी को, उपोष्ण उच्च दाब पेटी को या ध्रुवीय उच्च दाब पेटी को, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा उपोष्ण उच्च दाब पेटी को कहा जाता है। और अश्व अक्षांश आपको ध्यान रखना है 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री
नॉर्थ और साउथ में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है। जैसे आपका ये हो गया अर्थ, ये हो गया आपका ग्लोब। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है, इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा हो जाएगा। ठीक है, इसके ये ध्यान रखना है, इसके 10 डिग्री नॉर्थ या 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में चलने वाली जो पवन है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है, ये होगा 0 डिग्री। यहाँ से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, इनको कहा जाता है डोलड्रम। क्या कहा जाता है? डोलड्रम। पूछा जाता है आपको कि डोलड्रम कहाँ पर चलती हैं, तो आपको ध्यान रखना है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम, 40 से 45 डिग्री या 40 से आप लगा लो थोड़ा ऊपर, 40 से 60 डिग्री के बीच में यहाँ पर व्यापारिक पवनें चलती हैं। ठीक है, पछुआ पवनें, सॉरी, ठीक है, पछुआ पवनें पूछी जाती है आपके। पछुआ पवनें कहाँ से कहाँ, तो ध्यान रखना है 40 डिग्री से और 60 डिग्री के बीच में। 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री दोनों तरफ चलता है, ऊपर और नीचे। ठीक है, तो 40 डिग्री नॉर्थ भी होगा, तो जैसे यहाँ से आपका 0 डिग्री ऊपर भी है और नीचे भी, 0 से 10 डिग्री इधर होगा, तो दोनों तरफ चलती है हवाएं। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो 40 डिग्री पे चलने वाली हवा है उसको क्या कहा जाता है? गरजता चालीसा। गरजता चालीसा। ठीक है, 50 डिग्री को याद रखना है, प्रचंड पचासा इसे कहा जाता है। प्रचंड पचासा कितने डिग्री पे चलते हैं? 50 डिग्री पे। ठीक है, कौन सी पवन है? पछुआ पवन है। 60 डिग्री आपको ध्यान रखना है, चीखता चीखता साठा। क्वेश्चन आता है चीखता साठा। ठीक है, कितने डिग्री पे चलता है? 60 डिग्री पे। नाम से ही, वैसे नाम से आप बता सकते हो, प्रचंड पचासा हो गया। ठीक है, गरजता चालीसा हो गया। ठीक है, तो किसमें चलती हैं? 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में चलने वाली जो पछुआ पवन है। ठीक है, आंसर होगा ये पछुआ पवन है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 35 है आपके पास। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव आयोजित किया गया? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी है कुवैत, ऑप्शन डी है कतर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब में पहला जो खाड़ी देश से मुस्लिम होते हुए भी यहाँ पर योग महोत्सव आयोजित किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, जुलाई 2022 में किस शहर को CSO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वाराणसी को। ठीक है, अभी रिसेंटली वाराणसी में एक मीटिंग भी हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना है कब हुई थी? 17-18 मार्च को। 17 व 18 मार्च, 17 और 18 मार्च 2023 को यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी। ठीक है, किसकी? CSO देशों की, केंद्रीय सॉरी क्या होगा? CSO होता है, CSO की फुल फॉर्म होती है संघाई कॉरपोरेशन संगठन। ठीक है, लिख लेना इसको, संघाई कॉरपोरेशन, संघाई कॉरपोरेशन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन। क्या होगा? संगठन। ध्यान रखना है इसकी स्थापना भी आपको याद रखना है, स्थापना इसकी 2001 में हुई। अगर पूछा है कि भारत इसका सदस्य कब बना, भारत सदस्य कब बना इसका? 2017 में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 37, ग्रेनाइट चट्टान का विकास किस क्रम की चट्टानों से हुआ है? ऑप्शन ए धारवाड़, ऑप्शन बी है कुडप्पा, ऑप्शन सी है आर्कियन चट्टान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो जो ग्रेनाइट चट्टानों का विकास हुआ आर्कियन चट्टान से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टान आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जीवाश्म का अभाव होता है, जीवाश्म का अभाव। आर्कियन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव, क्योंकि जीवाश्म क्यों नहीं होती? क्योंकि आग्नेय चट्टान थी, यहाँ पे जो भी जीवाश्म है तो फॉसिल से वो जल के राख हो गए थे, इसलिए यहाँ पे क्या होता है? जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक है, धारवाड़ की चट्टान आपको देखना, सर्वाधिक खनिज तत्व यहाँ पे पाए जाते हैं, सर्वाधिक खनिज तत्व, सर्वाधिक खनिज तत्व कहाँ पाए जाते हैं? धारवाड़ की चट्टान में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 है कौन सी गैस उसकी ठोस अवस्था में सूखी बर्फ के रूप में जानी जाती है? ठीक है, सूखी बर्फ के CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आंसर होगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 है आपके पास। आय असमानता के मापन हेतु सामान्यतः निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए गिनी गुणांक, ऑप्शन सॉरी कथन आपका गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र। उपयुक्त में से सही आपको चुनना था, केवल एक, केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी नहीं वन और नहीं दो। तो आंसर होगा इसका एक और दो दोनों। ठीक है, लॉरेंज वक्र आय की असमानता को मापने का प्रयोग करते हैं गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र। गिनी गुणांक आपको ध्यान रखना है 1912 में गिनी द्वारा, ठीक है, गिनी व्यक्ति के नाम था, गिनी द्वारा यह प्रयोग किया गया था। और लॉरेंज वक्र आपको याद रखना है 1905 में, इसका नाम भी लॉरेंज था, लॉरेंज के नाम से ही था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 है लोकसभा में निम्नलिखित में से किस वर्ग को आरक्षण प्राप्त नहीं है? अनुसूचित जाति को है बिल्कुल, अनुसूचित जनजाति को भी है, एंग्लो इंडियन को नहीं है। ठीक है, ये खत्म हो गया, और पिछड़ा वर्ग आयोग को भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका 3 और 4। मैंने आपको बताया था पहले वाली क्लास में एंग्लो इंडियन का जो पद है वो समाप्त किया गया था 104वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये संविधान संशोधन कब हुआ? 2019 में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर के आत्मकथात्मक लेख तुझो के जहांगीरी का दूसरा नाम नहीं है? ऑप्शन ए तारीख ए सलीम शाही, ऑप्शन बी है कमतामा ए जहांगीरी, ऑप्शन सी है वक्त ए जहांगीरी, और ऑप्शन डी इबादत ए जहांगीरी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, इबादत ए जहांगीरी। क्या होगा? इबादत ए जहांगीरी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस वर्ष कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था? कॉर्नवालिस कोड का निर्माण आपको ध्यान रखना है कॉर्नवालिस ने 1793 में किया। ठीक है, 1793 आपको याद रखना है। साथ ही 1793 में कौन सा बंदोबस्त? स्थायी बंदोबस्त वगैरह पूछा जाता है, स्थायी बंदोबस्त भी याद रखना है। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त कब किया था? 1793 में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कल्याण द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? जौनाराज एवं श्रीवर ने, श्रीवेतु एवं राजनेश्वर नरेश ने, मोहंतु एवं आराजय ने, और अशोक एवं सूदन ने। इसका सही आंसर होगा आपका जौनराज एवं श्रीवर ने बढ़ाया था इसको आगे। ठीक है, कलहण की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राजतरंगिणी से आपको याद रखना है इसमें किसका वर्णन मिलता है? कश्मीर का इतिहास। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी में मिलता है। ठीक है, कश्मीर का इतिहास, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, हुंडू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, बिल्कुल सही है, ये आपका झारखंड में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? झारखंड। हुंडू प्रपात आपका झारखंड में है। ठीक है, चचाई प्रपात आपका बिहड़ नदी पे है मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर है, ये बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन डी आपके पास बूढ़ा घाव प्रपात, बूढ़ा घाव प्रपात आपका ध्यान रखना है। बूढ़ा घाव प्रपात बूढ़ा नदी पर है। ठीक है, बूढ़ा नदी का नाम ही बूढ़ा है। और ये आपका ये भी कहाँ हो जाएगा? ये होगा आपका झारखंड। कहाँ होगा? झारखंड में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी? उंची आयोग, राजमन्नार समिति, कोठारी समिति, या सरकारिया आयोग? इसका सही आंसर होगा वो होगा सरकारिया आयोग। क्या होगा? सरकारिया आयोग होगा। सरकारिया आयोग कब बनाया गया था? 1983 में, आपको याद रखना है। साथ ही याद रखना है केंद्र राज्य संबंध
से संबंधित समिति भी कौन सी थी, सरकार या समिति। ठीक है, देखो अंतर्राज्य परिषद से आपको 2-3 चीज याद रखनी है। अंतर्राज्य परिषद का गठन आपको याद रखना है, कब हुआ था, 1990 में हुआ था। ठीक है, 1990 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष आपको याद रखना है। अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, तो सदस्य आपको याद रखना है, सदस्य आपका सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के सीएम, केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभाएं हैं उनका सीएम भी हो जाएगा। ठीक है, साथ ही जो प्रशासक होगा, जो प्रशासक और ध्यान रखना है कौन, राज्यपाल, ये सभी इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, लेवेस स्पेन स्थानीय पवने हैं क्या, लेवेस स्पेन में हो जाएगा। ब्रेक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, और ऑप्शन डी है सामल ऑस्ट्रेलिया। देखो सामल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, बल्कि ये कहाँ चलती है, ये चलती है UAE और कुवैत। ठीक है, यूनाइटेड यानी कि एक संयुक्त राज्य अमीरात इसको बोल सकते हैं हिंदी में, संयुक्त राज्य अमीरात। ठीक है, UAE, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। ठीक है, कलकत्ता में, मद्रास में, मुंबई या दिल्ली। इसका सही आंसर होगा मद्रास में। मद्रास में सबसे पहले 1688 में मद्रास में पहला जो नगर निगम बनाया गया था वो बनाया गया था मद्रास में। ठीक है, मुंबई में याद रखना है, दूसरा मुंबई में बना था 1726, ये हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो पहला मद्रास में 1688, दूसरा मुंबई में 1726। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 है कार्बन होगा। ठीक है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है अर्थ समिट रियो डी जेनेवा से, ऑप्शन बी है क्योटो प्रोटोकॉल से, ऑप्शन सी है मॉनिटर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है G8 समिट हेलिजेंडम से। इसका जो सही आंसर होगा वो क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, देखो क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था 1997 में। ठीक है, क्योटो कहाँ पर है, जापान में। ठीक है, कहाँ पर है, जापान। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन होता है जापान में। ठीक है, ऑप्शन ए अर्थ समिट रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था 1992 में, ये आपको ध्यान रखना है। मॉनिटर प्रोटोकॉल आपको याद रखना है, मॉनिटर प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। प्रभावी अगर आपको पूछा जाए कि कब से हुआ था ये प्रभावी, 1989 से हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। मॉनिटर प्रोटोकॉल सम्मेलन का संबंध किससे है, ओजोन परत संरक्षण से है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं। ऑप्शन ए 888, 543, 602 और 705। सही आंसर होगा आपका 888। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन होगा आपका जीएस का। क्वेश्चन नंबर 50 आपका पास, IPL 2023 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, ईडन गार्डन कोलकाता, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। इसका जो सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पे है, गुजरात। दो तीन चीजें इससे याद रखनी है। पहला रखना है याद कि विजेता इसकी कौन बने था। ठीक है, विजेता आपको ध्यान रखना है चेन्नई सुपर किंग बनी थी। अभी रिसेंटली हुआ तो सभी लोगों को याद होगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप भूल जाओगे इसको। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना माइंड में, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उपविजेता आपको याद रखना है, उपविजेता कौन थी, गुजरात टाइटंस। ठीक है, टाइटंस। साथ ही याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है ये कौन सा संस्करण था, 16वां संस्करण था। ठीक है, 16वां। शुरुआत कब हुई थी इसकी, प्रथम संस्करण कब हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है 2008 में।
कब हुआ था? 2008 में। साथ ही एक और चीज याद रखना है, पर्पल कैप, पर्पल कैप जो सर्वाधिक रन बनाने वाला होता, सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी होता है, उसको पर्पल कैप दिया जाता है। ठीक है, तो किसे दिया गया था? मोहम्मद सामी, मोहम्मद सामी। ठीक है, अगर आपको ऑरेंज कैप की बात करेंगे, ऑरेंज कैप किसे दिया गया था इसमें? ऑरेंज कैप आपको याद रखना है, सर्वाधिक रन बनाने वाले जो खिलाड़ी होता है उसको दिया गया था शुभमन गिल। ठीक है, शुभमन गिल। शुभमन गिल किसका खिलाड़ी था? गुजरात टाइटंस का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 50 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक है, तो धन्यवाद आपका, ऐसे ही बने ही रहेगा आप लोग, और जरूर देखिएगा वीडियो। ठीक है, एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में मैं हर्ष बिष्ट आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस सेशन में फिर रीजनिंग और उत्तराखंड का सॉल्यूशन देखते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है, तो उसी वर्ष आपको कह रहा है 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा। कई बार कैलेंडर क्वेश्चन आते बच्चों, और इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है 5 फरवरी। अब हमें यह नहीं पता है फरवरी लीप ईयर है या नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको फरवरी को लीप ईयर नहीं मानते, हम 28 ही मानते हैं। हम सोचते हैं 28 है फरवरी। ठीक है, अब फरवरी अगर 28 है, 5 फरवरी 28 में से आप 5 घटा दो, तो फरवरी के आपके कितने दिन बचे? 23 दिन आपके फरवरी के बच गए। ठीक, उसके बाद मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, और आपको कह रहा 10 अगस्त, तो 10 अगस्त लिखा मैंने। ठीक है, समझ गए इतना? तो अब यहां तक ये फैब हो गया। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त सबको ऐड करना है। 3, 4, 5, 6 सबको जोड़ो, कितना आया? 6। फिर 3, 6, 9, 12, 15, 15 और 3 18 ऐड करके आया 186। ठीक है, अब इसको हमेशा आपको 7 से डिवाइड करना है। क्यों करते हैं 7 से डिवाइड? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक, अब आपने जब इसको 7 से डिवाइड करा तो 7 2 जा 14, 4 बचा, और 7 6 जा 42, क्या रिमाइंडर बच गया बच्चों? 4 बचा। रिमाइंडर आपका बच गया 4। उस दिन कौन सा वार था? शुक्रवार। तो फ्राइडे मत काउंट करना, फ्राइडे नहीं काउंट करते हम। फ्राइडे के बाद आएगा सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे, संडे के बाद मंडे, और मंडे के बाद ट्यूसडे, क्योंकि रिमाइंडर कितना बचा है? रिमाइंडर बचा है 4। तो 1, 2, 3 और 4। ठीक, अब क्या ट्यूसडे है यहाँ आंसर? देखो यहाँ ट्यूसडे और वेडनेसडे कह रहा था। क्यों कह रहा है? हो सकता है फरवरी अगर लीप ईयर हो, फेब अगर क्या होता? लीप ईयर होता, तब एक दिन और आया था, और ट्यूसडे की जगह क्या होता फिर? वेडनेसडे। तो अब हमारा जो इसमें आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा आपका वेडनेसडे। ठीक है, तो अब इसका आंसर है ये बुधवार या मंगलवार। सिंपल ईयर होगा तो मंगलवार, लीप ईयर होगा तो बुधवार। समझ गए? नेक्स्ट अगला सवाल देखो, वो कह रहा है रमेश की घड़ी दोपहर 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी, और फिर कह रहा मंगलवार की बात कर रहा है, दोपहर 3 बजे सही समय से 3 मिनट आगे थी। अब घड़ी पहले पीछे हो रही है, फिर घड़ी आगे हो रही है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका? देखिए, सबसे पहले बात कर रहा बच्चों संडे की, ये संडे है। ठीक, अब संडे के बाद क्या आएगा? फिर संडे के बाद आएगा मंडे, और मंडे के बाद आएगा फिर दोबारा ट्यूसडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे। अब संडे को बज रहे हैं दिन के 3, ऐसे ही मंडे को बजेंगे दिन के 3, और ट्यूसडे को बजेंगे दिन के 3। ठीक, तो ये सब पीएम है। अब यहां से यहां 24 घंटे ये हो गए,
और 24 घंटे, यानी बच्चों टोटल जो घंटे हो गए वो हो गए आपके 48 घंटे। इतना समझ में आया? इन 48 घंटों में कह रहा यहाँ जो घड़ी है ये 5 मिनट लेट, और यहाँ जो घड़ी है वो 3 मिनट फास्ट। 5 मिनट लेट है और 3 मिनट फास्ट है। ठीक है, तो अब आप 48 घंटे में कुल कितने मिनट फास्ट और लेट हो रही है? 5 और 3, टोटल जो घड़ी आगे पीछे हो रही है वो 8 मिनट का इसमें आगे पीछे का डिफरेंस है। तो आप 8 1 जा और 8 6 जा। ठीक, तो आप ये भी कह सकते हैं भाई 1 मिनट कवर करने में कितने घंटे लग रहे हैं? 6 घंटे। ये तो हो रहा कि 1 मिनट अगर हम कवर करें तो हमें इसमें 6 घंटे का समय लग रहा है, और ये घड़ी ऑलरेडी कितने मिनट लेट है? ये 5 मिनट लेट है, और अगर 5 मिनट लेट है, इसे कवर करना है 5 मिनट, और 1 मिनट कवर करने में 6 घंटे लगे, तो 5 मिनट कवर करने में 5 मिनट इस घड़ी को कवर करना है, तो 5 गुणा गया 6, यानी कितने घंटे लगेंगे? 30, और 30 घंटे बाद ये घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बताएगी। अभी बज रहे हैं दिन के 3, 24 घंटे बाद सोमवार के दिन के 3 बजेंगे। अब 30 में से 24 घटाए, कितना घंटे और बचा? 6। अगर अभी दिन में 3 बज रहे हैं, 6 घंटे बाद कौन सा टाइम होगा? सोमवार रात 9 बजे। कितने बजे? सोमवार रात। है कोई ऑप्शन ऐसा? ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर होगा बच्चों। समझ गए? यहां तक कोई डाउट है? अब अगला सवाल। अब ये कह रहा आपके पास आकृति दे रखी है एक, ठीक, और इस आकृति में कह रहा दर्पण प्रतिबिंब। परसों भी मैंने आपको बताया था दर्पण प्रतिबिंब होता क्या है। जैसे कोई चीज आप यहां है, इसको उल्टा कर लो, या ये है इसको उल्टा कर लो, उल्टा सीधे के सीधे क्या आ जाएगा आपका? दर्पण। तो यहाँ है इसका सीधा उल्टा, ये इधर है तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर है तो इधर आ जाएगा। देखो किसमें ये पत्ती इधर है तो इधर आनी चाहिए, ये इधर है तो इधर आना चाहिए, और ये वाला इधर है तो इधर आना चाहिए। तो आपका कौन सा है बच्चों इसमें? ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अरुण रवि से 157 दिन बड़ा है और रवि अविनाश से 165 दिन बड़ा है। अगर रवि का जन्म कह रहा शनिवार को हुआ तो अरुण और अविनाश का जन्म क्रमशः किस किस दिन होगा? देखो सबसे पहले कह रहा है आपके पास दो चीज दे रहा है। रवि से 157 दिन बड़ा कौन है? ये कह रहा अरुण। फिर है यहां रवि, और फिर है यहां अविनाश। ठीक है, अरुण रवि और अविनाश। क्या कह रहा है? रवि से कितने दिन बड़ा है? 157 डेज बड़ा कौन है? और रवि जो है अविनाश से बड़ा है, और अविनाश से कितना बड़ा है रवि? 165 डेज, ये बड़ा है। ठीक, अब आपने क्या करना है? 157 को भाग दे रहे 7 से, वही जो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 से आपने क्या करा? डिवाइड करा, और 7 दूना 14, एक बचा, फिर 7 2 जा 14, और कितना बच गया? भाई भाग करना सबको आता है ना? ठीक है, भाग करना सीखना है भाई, जिसको नहीं आता है बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं आप। डिवाइड, यहाँ भी 7 2 जा 14, फिर 2 बचा, और इसके बाद फिर यहाँ 7 3 जा 21, यहाँ रिमाइंडर क्या बच गया? 4। ठीक है, अब पहले शेष बच रहा है 3, दूसरा शेष बच रहा है 4। आपको कह रहा है रवि का जन्म कब हुआ था? कह रहा था अगर रवि का जन्म कह रहा है सैटरडे को हुआ है, इसका जन्म आपको दे रहा प्रश्न में सैटरडे। और रवि से बड़ा कौन है? अरुण। और अगर जो बड़ा होगा उसका जन्म तो पहले होगा ना, कि बाद में होगा? भाई अगर कोई बड़ा है तो उसका जन्म पहले तो होगा, और इसका कितना रिमाइंडर आ रहा है? 3, तो 3 दिन पहले सैटरडे से पहले, सैटरडे से पहले फ्राइडे, फ्राइडे से पहले थर्सडे, थर्सडे से पहले वेडनेसडे। यानी अरुण का जन्म जो हुआ होगा कब हुआ होगा? वेडनेसडे को। कब हुआ होगा? वेडनेसडे। अब 4 दिन अविनाश, 4 दिन बाद अविनाश का जन्म, क्योंकि अविनाश छोटा है, तो सैटरडे के बाद क्या आएगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो 4 दिन बाद क्या आ जाएगा? वेडनेसडे आ जाएगा। ठीक, तो
दोनों का आंसर क्या होगा यहाँ पर? बुधवार, बुधवार ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? कोई डाउट है? बाकी आप लोग वीडियो को बार बार देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी कोड में आपको ब्लैक का कोड दे रखा है और आपको व्हाइट का कोड बताना है बच्चों। देखो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं भाई, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको क्या करने हैं? खुद करने हैं। देखो कैसे करते हैं। ब्लैक का आप सीरियल नंबर लिख लीजिए, 2 12 1 3 11। अब यहाँ 11 के बाद क्या आता है? एल, तो यहाँ एक जोड़ा इसने, ठीक, तो सीधे 12 लिखा। यहाँ पे 3 में कितना जोड़ा? 2 जोड़ा, ठीक। फिर यहाँ इसने एक में कितना जोड़ा? 3 जोड़ा, तभी तो 4, 4 की जगह उसने उसका सीरियल नंबर लिखा। फिर यहाँ 5 और यहाँ लास्ट से जोड़ा है 6। तो क्या सीरीज बनी? 1 2 3 4 5, लेकिन जोड़ कैसा रहा है? लास्ट से। कहां से जोड़ रहा है? लास्ट। ऐसे आपको यहाँ भी लिखना वाइट, समझ में नीचे लिख रहा हूँ WHITE। इनका सीरियल नंबर लिख लीजिए आप। ये आता है 23 पर, ये आता है 8, ये 9, ये 20 और ये 5 लिखा इतना, ठीक। सबके आपने सीरियल नंबर लिख लिए। अब आपको लास्ट से ऐड करना है, इसमें एक जोड़ना है, तो 5 और 1 6। लेकिन बच्चों यहाँ 6 की जगह अल्फाबेट लिखा है, तो आप 6 ना लिख करके अल्फाबेट लिखेंगे, और 6 पर क्या आता है? F। फिर यहाँ आपने जोड़ा 2, तो 20 और 2 कितना होता है? 22। वहां आपका नंबर लिखा है तो आप यहाँ पे 22 लिखोगे। फिर इसके बाद आपने जोड़ना इसमें 3, तो 9 और 3 12, लेकिन वहां अल्फाबेट लिखा है, तो 12 पर क्या आता है? 12 पर आएगा आपका L, ठीक। फिर ऐसे ही आएगा 4 और 8 और 4 12, यहाँ आपको फिर सीरियल नंबर लिखना है। और लास्ट है आपका W, इसमें आएगा 5, तो 12 और 5 27, और 27 में यहाँ अल्फाबेट लिखा बच्चों एक आएगा, क्योंकि Z अगर 26 है, दोबारा 27 पर क्या आ जाएगा? A आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? अब बताइए आप। F22 L12 A, 23 और 5 28, ठीक है। 23 और 5 28, और 28 पे क्या आएगा बच्चों? 28 पे आएगा B, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये वाला, समझ रहे? कर लोगे? नेक्स्ट, निम्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? कह रहा देखो, आपको ये बताना है इसमें आएगा क्या इसके स्थान पर। दो तरीके से सॉल्व होता है, कई बच्चे दिमाग लगाते हैं भाई ये 29 23 में 6 जोड़ा 29, तो यहाँ 41 में 6 जोड़ो, उनका एक आंसर क्या हो जाएगा? एक आंसर 47 है। लेकिन इतना आसान लॉजिक देता नहीं है अभी भी आयोग आपको। इसका जो आंसर आपको लॉजिक देगा थोड़ा सा डिफिकल्ट देगा। देखो कैसे करा। अब दूसरा आंसर क्या आएगा, ठीक। कोई बच्चा इसको मारेगा, लेकिन हमारे अनुसार इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर ये नहीं है, तो सिंपल लॉजिक, इसलिए मैं इसको आंसर नहीं मान रहा। अब इसके अनुसार आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट आंसर कैसे निकालेंगे? जैसे 23 है और ये 29 है। अब देखो भाई, 23 में 2 गुणा गया 3, तो 2 3 कितना होता है? 6, और 29 में 2 गुणा गया 9, दोनों में कितना होता है? 18, ठीक। तो यानी क्या रिलेशन दिख रहा? 6 का 3 गुणा 6 3 18। ऐसे आपको यहाँ नंबर लिखा है 41। 41 में आप लिखेंगे 4 गुणा गया 1, तो क्या आएगा? 4। अब अगली लाइन में आप 4 का क्या आना चाहिए? यहाँ भी तो 3 गुणा 4 का 3 गुणा क्या आएगा? 12। अब ऑप्शन में देखो किन दो नंबर का गुणा करके 12 आ रहा है। इन दोनों का गुणा 12 नहीं आ रहा, इन दोनों का आता है, इन दोनों का नहीं आता, इसका भी नहीं आ रहा। तो क्या आंसर हो जाएगा? 43। इन दोनों का गुणा क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। तो अब आंसर आपका क्या हो जाएगा? 43। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 का 3 गुणा 18, यहाँ 4 का 3 गुणा कितना आएगा? 12। ऑप्शन में देख लीजिए किन दो नंबर का मल्टीप्लाई 12 आ रहा है, तो इसके अनुसार आपका आंसर होगा ए, ठीक है। मैं 47 क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि 47 तो बहुत नॉर्मल है, हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन अब रीजनिंग में एक ही क्वेश्चन के 2-3 आंसर होते हैं, डिपेंड करता है। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला का बाईं ओर से 10वां और बिमला का दाईं ओर से 12वां स्थान है। यदि वे दोनों अपने स्थान आपस में बदल लें तो कमला का बाईं ओर से 16वां स्थान हो, तो बिमला का दाईं ओर से क्रम बताना है। देखो कई बार आता भाई सवाल ये, खासकर UKTSC कई बार सवाल पूछता है। तो आपको एक जगह कह रहा कमला और दूसरी जगह कह रहा आपसे बिमला।
क्या कह रहा है बच्चों, एक जगह कह रहा है कमला, दूसरी जगह क्या कह रहा है, बिमला। ठीक, कह रहा है कमला का लेफ्ट, तो बाएं हाथ तो आपका ही है, तो बाएं ओर से कौन सा स्थान है, 10, और दाएं ओर से कौन सा स्थान है, 12वां। ठीक है, अब ये दोनों आपस में अपने स्थान अदला बदली कर रही है, यानी यहां आ रही है कमला, ठीक है, और यहां आ रही है बिमला। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, और बिमला का स्थान यहाँ कौन सा है, यहाँ 12वां आ जाएगा इसका, और ये कमला का स्थान कौन सा है, यहाँ 10वां, तो स्थान अदला बदली हो गई। अब क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर आप कमला को बाईं ओर से गिनोगे, यहां से काउंट करोगे, तो कमला 10 नहीं है, कमला का स्थान खिसक करके 10 की जगह क्या हो गया बच्चों, 16 हो गया। ठीक, तो अब आपसे कह रहा है कि बिमला का दाईं ओर से क्रम, कहां से पूछ रहा है, दाईं ओर से। अब देखो दाईं ओर से क्रम कैसे निकालते हैं, ये कितना है, 12 प्लस 16 माइनस 10, और 16 में से 10 घटाए तो 12 प्लस 6, तो 12 6 18, कौन सा स्थान आएगा दाईं ओर से, 18वां स्थान। इसको आप ऐसे करेंगे। लेकिन अगर यहां पूछता इस पंक्ति में कुल कितने हैं, अगर क्या पूछता कुल इस पंक्ति में, तब आपने फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये तो फॉर्मूला पढ़ा था आपने। ठीक, तो टोटल में ये आपका हो जाएगा 12 12 प्लस, अब आप लेफ्ट मानेंगे 16 माइनस 1। ठीक, तो 12 16 कितना होता, 28, 28 माइनस 1 तब क्या आता, 27। तब कुल अगर पूछता तो कुल होता आपका 27। समझ गए, तो आपसे कुल तो पूछा नहीं था, आपसे केवल दाईं ओर से पूछा, तो दाईं ओर से आंसर होगा ये। ठीक है, कोई समस्या, नेक्स्ट। एक व्यक्ति से उसकी आयु पूछने पर उसने बताया कि मेरी 3 साल बाद की आयु को 3 से गुणा करने पर जो भी गुणनफल आएगा उसे 3 साल पहले की आयु का 3 गुना घटाने पर मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होगी। तो उस व्यक्ति की आयु क्या है, देखो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि मैं कहूं अगर आपसे मेरी 3 साल बाद एज बताओ, बता सकते हो, या 3 साल पहले बता सकते हो, नहीं बता सकते ना, क्यों, जब तक आपको मेरी वर्तमान एज पता ना हो। अब मेरी वर्तमान एज कितनी है, अब नहीं पता है, तो मैं मानता हूं मैं आना वर्तमान जो आयु है, वर्तमान आयु है x, कितना है बच्चों, x, वर्तमान x है। फिर यहां लिखना आप 3 साल बाद, यहां क्या लिखेंगे आप, 3 साल बाद। अब 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 3, और यहां 3 साल पहले, और 3 साल पहले क्या होगा, अगर वर्तमान x से 3 साल पहले क्या रहा होगा, x माइनस 3, ये तो होगा। अब आपसे कह रहा है कि मेरी 3 साल बाद की आयु को किससे गुणा करो, 3 से, तो 3 साल बाद की आयु है x प्लस 3, इसको आपने गुणा कर दिया बच्चों 3 से। फिर कह रहा जो भी गुणा करके आएगा उसमें 3 साल पहले की आयु को क्या घटाना है, 3 गुना, तो 3 साल पहले की आयु है x माइनस 3, इसका भी 3 गुना, घटाने का मतलब माइनस, और क्या प्राप्त, प्राप्त का मतलब बराबर। अब बच्चों प्राप्त हो रही वर्तमान आयु x, तो ये है 3x प्लस 9 माइनस 3x प्लस 9 बराबर x, इससे कट गया ये 9 9 कितना होता है 18 इज इक्वल टू x। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18, तो इस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी 18 साल। ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, आपको कह रहा है कि जो लुप्त नंबर है ये ज्ञात करना है आपको और बताना है क्या। तो देखो 12 को लिख रहा 5, 23 को लिख रहा 13, 34 को लिख रहा 45 को आपको बताना है। आप देखो 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, 1 का वर्ग होता है 1 और 2 का वर्ग 4, दोनों को जोड़ो कितना आएगा 5। क्या दिख रहा है कि डबल नंबर का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दिया। ठीक, ऐसे दूसरा आपने लिखा 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो कितना आया 13। ठीक, ऐसे यहां भी है 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 25। अब यहां करेंगे आप लास्ट 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग बच्चों, तो 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग कितना होता है 5 का वर्ग 25। और जब आप 16 और 25 को ऐड करोगे तो क्या आता है 16 25 ऐड करके, तो बच्चों ये आएगा आपका 41, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ रहे हैं, नेक्स्ट।
आज का लास्ट सवाल रीजनिंग का। अब आपसे कह रहा है कथन कुछ बैंड तकिया है। क्या कह रहा है? कुछ बैंड तकिया है, सभी तकिया सीट है, अधिकांश सीट पेपर है, कोई भी बैंड पेपर नहीं है, कुछ पेपर बैंड है। अब आपको थोड़ा सा इसको ध्यान समझना है। सबसे पहले कथन देखो, आपको कह रहा है कुछ बैंड तकिया है, ये आपके पास बैंड है कुछ, ठीक, और कुछ बैंड कह रहा क्या है, इसमें तकिया है, ठीक है, कुछ बैंड क्या है, तकिया। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, सभी तकिया सीट है, सारे के सारे तकिया जो है वो कह रहा है ये सीट है सारे के सारे, ठीक है, वो सारे के सारे तकिया सीट है। फिर इसके बाद कह रहा है अधिकांश सीट पेपर है। अधिकांश सीट का मतलब आधा से ज्यादा सीट जो है पेपर है, सभी नहीं बोला ना, अधिकांश बोला। अधिकांश का मतलब सपोज मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये अधिकांश सीट क्या हो जाएंगे आपके, पेपर। अच्छा, अधिकांश सीट पेपर है कह रहा, तो ये बहुत सारी सीटें हैं, ये सारी मैंने क्या बना दी, पेपर बना दी भाई। जैसे ये सीट था, सपोज ये सीट है और इसमें मैंने पेपर ये बना दिया, ऐसे भी तो अधिकांश सीट पेपर है, ठीक। अब आपको निष्कर्ष निकालना, कह रहा कोई भी बैंड पेपर नहीं है। देखो बैंड और पेपर का कोई है, हो सकता है, कोई भी बैंड पेपर नहीं है, तो पहला वाला गलत है, ठीक। वो कह रहा कोई भी बैंड पेपर नहीं, लेकिन यहाँ दिख रहा ना कोई बैंड क्या पेपर हो सकता है, और दूसरा कह रहा कुछ पेपर बैंड है और कुछ पेपर क्या है, कह रहा बैंड हो सकते हैं, तो दोनों के दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट, अब आते हैं उत्तराखंड पर, ठीक है। अब देखो उत्तराखंड का पहला सवाल आपके पास है, कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी, एक मिनट है, इससे पहले वाला क्वेश्चन, इसका थोड़ा सा आप आंसर चेंज, दोनों दोनों सही नहीं है। अब इसमें कुछ हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं, इसलिए आप एक बार इसको चेक कर लेना सबके सब। लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी संस्थान, शिक्षा संस्थान कहाँ है? देखो लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी शिक्षा संस्थान कह रहा है, प्रशासनिक एकेडमी नहीं कह रहा है, ठीक। और तकनीकी शिक्षण संस्थान की बात कर रहा बच्चों, तो ये आपका हल्दूचौड़ हल्द्वानी यानी नैनीताल जिले में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में। अगर पूछता लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी, अगर ये पूछता, ठीक, तो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण एकेडमी, ठीक है, तो प्रशासनिक प्रशिक्षण एकेडमी जो पूछेगा, प्रशिक्षण, तो ये तो आपका है मसूरी में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई। उस समय जो इसका केवल और केवल नाम था, ये नाम था राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण एकेडमी, ठीक। अब सवाल पूछेगा इसके आगे लाल बहादुर शब्द कब जोड़ा गया? तो इसके आगे जो लाल बहादुर शब्द जोड़ा गया अक्टूबर 1972 में जोड़ा गया भाई। कब जोड़ा गया? अक्टूबर 1972 में, ठीक है। बाकी अगर आपसे पूछेगा राज्य का प्रशासनिक प्रशिक्षण, राजकीय प्रशासनिक प्रशिक्षण एकेडमी, तब वो कहाँ आपका? नैनीताल में, अगर केवल राज्य की बात करेगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट, पालना योजना की शुरुआत की गई। देखो पालना से पता लग रहा है कि पालना का संबंध किससे है। आपने देखा कुछ समय पहले कई घटनाएं नजर आती, कई लोग क्या करते थे, नवजात बच्चे को जन्म के बाद कोई कूड़े के ढेर में फेंक दे रहा, कोई कहीं किसी चौक में छोड़ दे रहा, कोई किसी जंगल में छोड़ दे रहा। अब कईयों को बाद में पता लगता कि वो कहते भाई कोई नवजात बच्चा मिला, किसका है कुछ नहीं पता, ठीक। तो क्या होता है, उसके लिए मुख्यमंत्री ने क्या करी, एक योजना चलाई, कहा भाई जितने भी नवजात बच्चे अगर ऐसे अगर हमें पता लगता है उनके बारे में, तो सरकार उनका क्या करेगी, देख रेख करेगी, उनका पालन पोषण करेगी। इसकी शुरुआत करी सरकार ने 2 अक्टूबर 2015 को
देहरादून के नारी निकेतन, केदारपुरम में है एक जगह नारी निकेतन, वहां से इसकी शुरुआत करी थी। ठीक, इसी 2015 में एक और योजना की शुरुआत हुई, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना, इसकी शुरुआत बच्चों 2015 में होती है। किसकी? जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत। फिर आपने पढ़ा गौरा देवी कन्याधन योजना, नंदा गौरा योजना। फिर इसके बाद मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ, अब उसका नाम बदल दिया है, पंडित दीनदयाल मातृ पितृ योजना। तो अब आप ये योजनाएं आपको खुद पढ़नी भाई, बहुत सारी योजनाएं उत्तराखंड के अंदर। वात्सल्य योजना, कोरोना काल में जो जिन्होंने अपने माता पिता खोए थे, वो वात्सल्य योजना हो गया। तो योजनाएं आप क्या कर लीजिए, इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने योजना पढ़ाई थी। ठीक, फिर किसी दिन मैं आपको योजना का टॉपिक लेके आऊंगा, उस दिन आपकी सारी योजना पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट। पश्चिमी धौली गंगा और गणेश गंगा का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है बच्चों? पश्चिमी धौली गंगा और गणेश गंगा का संगम बताइए अब। देखो, पश्चिमी धौली गंगा और गणेश गंगा का जो संगम होता है घमसाली में होता है। अगर आप कभी गए होंगे ना नीति घमसाली की तरफ, ठीक, ऐसे आपने रेणी गांव में देखा होगा, रेणी में किन दो नदियों का संगम होता है बताओ? रेणी में कौन कौन सी दो नदियां आती हैं? बताओ। एक तो पश्चिमी धौली गंगा आती है, दूसरी कौन सी आ रही है? ऋषि गंगा, क्योंकि इस बाढ़ आई थी ना। रेणी गांव में संगम होता किसका? एक तो आपका पश्चिमी धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा, और दूसरा बच्चों जो संगम होता है वो होता है इसके साथ ऋषि गंगा का। तभी तो आपने देखा 7 फरवरी 2021 को ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में बाढ़ आ गई थी, ग्लेशियर टूटने से पूरा का पूरा पावर प्रोजेक्ट तहस नहस हो गया था। पूछा भी गया था पेपर में ऋषि गंगा वाला। ठीक, ऋषि प्रयाग कुछ है नहीं, और नंद प्रयाग में आपको बताया राजा नंद की भूमि है। नंद प्रयाग का कुछ दिन पहले मैंने आपको प्राचीन नाम बताया था, कंदासु, या इसी को बच्चों कहते हैं तक्षक प्रयाग। क्या कहते हैं इसको? तक्षक प्रयाग कहते हैं। और इस नंद प्रयाग में किन दो नदी का संगम होता है बच्चों? एक तो अलकनंदा और दूसरी नंदाकिनी का। बाकी आप लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अलकनंदा और नंदाकिनी। ठीक है, नेक्स्ट। देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी बच्चों? अब देहरादून जू जो है, पहले हम इसको कहते थे मालसी डियर पार्क। पहले आप गए होंगे कभी राजपुर रोड से आगे, तो आपने देखा होगा वहां पर लिखा होता है मालसी डियर पार्क। और जो मालसी डियर पार्क है, इसकी स्थापना बच्चों 1976 में हुई थी। किसकी स्थापना? मालसी डियर पार्क। और जो ये मालसी डियर पार्क है, ये उत्तराखंड राज्य का पहला चिड़ियाघर है। ठीक, 2016 में क्या करा, यहां पर देहरादून जू सोसाइटी की स्थापना की गई। ठीक, जिसके तहत इस जू के अंदर कैक्टस पार्क भी देखा होगा आपने, अगर आजकल गए होंगे आप देहरादून जू के अंदर। ठीक, और इसका नाम क्या रख दिया? देहरादून जू रखा। यही देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना भी क्या की गई। ठीक है, बाकी आपने उत्तराखंड में नेशनल पार्क पढ़े होंगे, कितने नेशनल पार्क हैं, कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये सब आपने पढ़े होंगे भाई। ठीक है, तो अगला सवाल चलते हैं इसके बाद, नेक्स्ट। चमोली जनपद की विधानसभा सीटों में आरक्षित सीट कौन सी है? देखो, चमोली में आपने पढ़ा होगा पूरे उत्तराखंड में एससी की कितनी सीट आरक्षित है बताओ? एससी की आपने 13 पढ़ी। ठीक, और एसटी की आपने कितनी पढ़ी? 2। तब जाके टोटल कितनी सीट आरक्षित है आपकी? 15। अब अगर आपसे पूछ रहा है चमोली में, पूछ रहा केवल, तो चमोली में आपकी है थराली। थराली सीट जो है एससी के लिए आरक्षित है, और वर्तमान में यहाँ के जो विधायक है भूपाल राम टमटा जी। ठीक है, और पूरे उत्तराखंड में अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक एससी की सीट कहां है, उत्तराखंड में विधानसभा की सबसे ज्यादा एससी की सीट कौन से जिले में है, तो है बच्चों आपका हरिद्वार में। और हरिद्वार में कितनी सीटें हैं? 3। ठीक है, बाकी नेक्स्ट। स्टोबेल प्रेस की स्थापना कहां की गई? ठीक,
तो बच्चों स्टोवेल जो प्रेस है इसकी स्थापना की गई थी आपकी दुगड्डा में। कहां की गई थी? दुगड्डा में की गई। किसने करी और कब करी, ये ज्यादा जरूरी है। 1912 में। कब? 1912 में गिरिजा प्रसाद नैथानी ने। किसने करी? गिरिजा इन्होंने करी थी, गिरिजा नैथानी ने करी थी स्टोवेल प्रेस की स्थापना 1912 में। ठीक है। फिर इसके बाद आपने देखा होगा दुगड्डा में 1914 में एकता सम्मेलन होता है। और फिर जो एकता सम्मेलन हुआ, इस एकता सम्मेलन में क्या कहा गया कि गढ़वाल से निकलने वाले सभी समाचार पत्रों का विलय केवल और केवल एक समाचार पत्र में होगा। उस समाचार पत्र का नाम रखा गया फिर गढ़वाल समाचार, जो पहले साप्ताहिक था, सॉरी जो पहले क्या था, मंथली था, अब साप्ताहिक हो गया। ठीक है। अगर आपसे पूछे गढ़वाली भाषा का पहला समाचार पत्र तो कौन सा था बच्चों? विशाल कीर्ति। विशाल कीर्ति। विशाल कीर्ति। और विशाल कीर्ति जो समाचार पत्र है ये 1913 में सदानंद कुकरेती ने निकाला। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे उत्तराखंड की पहली प्रेस कौन सी है तो बच्चों याद रखना हिमालयन प्रेस। कौन सी है? हिमालयन प्रेस। डिट्रिच ब्रेंडिस की सलाह पर वन अधिनियम का पारित किया गया था। देखो डिट्रिच ब्रेंडिस की सलाह पर पहली बार वन अधिनियम आपने पढ़ा होगा 1865 में पारित किया गया। क्या था भाई डिट्रिच ब्रेंडिस? आपने पढ़ा सबसे पहले 1861 में रेमजे के समय पहली बार वन बंदोबस्त होता है। क्या होता है? वन बंदोबस्त। कब? 1861 में। पूरे उत्तराखंड के लिए आज तक आपने भूमि बंदोबस्त पढ़ा, लेकिन अब ये भी पढ़ लिया कि जंगलों की माप भी शुरू हो गई। यानी जंगल भी अब क्या होने लगे, पता लगने लगा कि हमारा जंगल कहां से कहां तक फैला है, यानी जंगलों की माप होने लगी। जंगलों की माप 1861 में होती है। फिर आपने पढ़ा कि संपूर्ण हिमालय क्षेत्र के लिए 1864 में वन विभाग की स्थापना की गई। और वन विभाग की स्थापना किसके कहने पर की गई? डिट्रिच ब्रेंडिस की सलाह पर की गई। किसके सलाह पर की गई? डिट्रिच ब्रेंडिस की सलाह पर। और जब डिट्रिच ब्रेंडिस की सलाह पर 1864 में इसकी स्थापना की गई, तब आपने पढ़ा होगा 1865 में जो ये है पहला वन अधिनियम क्या होता है? पारित होता है। ठीक। फिर तब आपने पढ़ा 1868 में कुमाऊं वन विभाग। फिर आपने पढ़ा 1869 में गढ़वाल वन विभाग। फिर 1878, इसे जरूर याद रखिएगा, 1878 में क्या होता है? अखिल भारतीय वन अधिनियम बनाया गया। अखिल भारतीय वन अधिनियम ये पारित होता है। और इसके तहत क्या किया गया? वनों को दो भागों में बांटा गया। एक आप पढ़ेंगे संरक्षित वन और एक पढ़ेंगे आप आरक्षित वन। अब है क्या ये मैंने आपको क्लास में पूरा बता रखा, संरक्षित वन आरक्षित वन। ठीक, बस इसमें इतना बहुत है आज। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो देघाट गोलीकांड। ये देघाट में आंदोलनकारियों पर कब गोली चला गई, थोड़ा सा देखो डाउटफुल सवाल है भाई। कई किताब में इसका आंसर जो देता है देघाट गोलीकांड का बच्चों 18 अगस्त 1942 देता है, लेकिन कई जगह आप डेट रखना याद 19 अगस्त भी देता है भाई। क्या देता है? 19 अगस्त। अब थोड़ा सा इसको आप चेक कर लीजिए, वैसे 19 अगस्त ठीक है, लेकिन कई जगह पहले 18 अगस्त देता था। ठीक। और इस देघाट गोलीकांड यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब संपूर्ण देश में क्या चल रहा है, अंग्रेजों का बहिष्कार चल रहा था, उत्तराखंड में इस समय देघाट गोलीकांड। और इस देघाट गोलीकांड में कौन कौन शहीद हुआ? हरिमणि, हरिकृष्ण। ठीक। कोई बार सवाल आता है ना, हरिमणि और हरिकृष्ण कौन से गोलीकांड में क्या हुए थे? शहीद हुए थे। ठीक है।
तो कौन से गोलीकांड में हुए थे? इनके साथ एक और था, बद्रदत्त कांडपाल, ये भी याद रखना, बद्रदत्त कांडपाल। पेपर में ज्यादा आपको इन दोनों का नाम पूछता है, लेकिन ये भी सही दिवस है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट। 1825 से लेकर 1842 ईस्वी तक, ईस्वी तक किस जनपद के कमिश्नर टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट के रूप में कार्य किया था? तो उस समय बताओ कौन सा था, कौन सा जनपद का एजेंट था जिसने यहाँ टिहरी रियासत में क्या किया था? तो उस समय आपको पता होगा कि जो ये वाला जनपद है कौन सा, 1825 से 42 तक टिहरी रियासत में, तो ये इस समय किसके अधीन आता भाई? देहरादून। ब्रिटिश एजेंट के रूप में देहरादून जनपद ने क्या करा? टिहरी रियासत के रूप में काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट। किस वर्ष पंवार शासक ने राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ स्थानांतरित करी? किसने करी? अजय पाल ने करी। अब पहले राजधानी थी आपकी चांदपुरगढ़, और चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ राजधानी कब आई बच्चों? चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ जो राजधानी आती है 1512। अब आपसे पूछेगा चांदपुरगढ़ में राज करने वाला अंतिम पंवार शासक कौन था? बताओ। कौन था? आनंद पाल द्वितीय था। ठीक, और आनंद पाल द्वितीय ने क्या किया? जब यहाँ राज, अंतिम राजा इसका बेटा था अजय पाल। फिर अजय पाल ने राजधानी परिवर्तित कर देवलगढ़, फिर देवलगढ़ से राजधानी बच्चों आपकी आई श्रीनगर, और देवलगढ़ से राजधानी श्रीनगर आती है 1517 में। ठीक, अब चांदपुरगढ़ के अंदर 1 से लेकर 36 राजाओं ने राज किया, और देवलगढ़ के अंदर, देवलगढ़ से श्रीनगर आई तो देवलगढ़ में केवल कौन था? अजय पाल था। और श्रीनगर में जो राज करा बच्चों, 37 राजा से लेकर 54 राजाओं ने कहा राज किया? श्रीनगर। इसके बाद जो अगला था वो राजधानी आपकी टिहरी रियासत गई। ठीक है, नेक्स्ट। वन प्रबंधन के लिए किस वर्ष कमिश्नर ने सर्वप्रथम कार्य किया? वन प्रबंधन के लिए आपको पता होगा, वनों की ओर ध्यान देने वाला पहला कुमाऊं कमिश्नर कौन था बच्चों? ट्रेल। इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा, और सबसे पहले ट्रेल ही वो व्यक्ति था जिसने तराई क्षेत्र में साल के वृक्षों के अंधाधुंध कटान पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। ठीक, और नेक्स्ट। गंगूर रोमोला एवं सिद्धवा विधवा किस गढ़ से संबंधित थे? बताओ। ये आपका कहानी सुनी होगी आपने टिहरी रियासत या टिहरी में गंगू रोमोला की। ठीक, और गंगू रोमोला ने, आपने को पता होगा, नागराजा का मंदिर इस रमोली पट्टी में है, और यहाँ जो गढ़ है उस गढ़ का नाम है मौल्यागढ़। कभी आपसे पूछेगा उत्तराखंड का पहला गढ़ कौन सा है, तो आप नागपुर गढ़ बताना, जौनपुर की तरफ पड़ता है नागपुर गढ़, ये है पहला गढ़। चांदपुर गढ़ को मत करना भाई। ठीक है, पहला गढ़ आपका ये है। ठीक है, और क्वेश्चन अगला, सुमेलित कीजिए कह रहा भाई, ये आपको इसमें क्या करना है? सुमेलित करना है। कटक। कटक क्या चीज है बच्चों? कटक है आपका सेना के लिए लिया जाने वाला कर। न्योली, न्योली का मतलब, न्योली का मतलब न्याय पाने के लिए देगा। इसके बाद फिर आपके पास क्या कह रहा है? मांगा। अब मांगा आपने को पता होगा युद्ध के समय वसूला जाने वाला कर, यह है मांगा। और लास्ट क्या बच गया? भाग कर का मतलब घराटों पर वसूला जाने वाला कर। अब बताओ कौन सा आंसर होगा? पहले का, तीसरा, दूसरे का, चौथा, तीसरे का, पहला। ठीक है, तो आपका आंसर ये होगा। समझ गए? लक्ष्मी चंद के द्वारा बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कब कराया गया? अब आपने पढ़ा होगा लक्ष्मी चंद के समय कि बागनाथ मंदिर में तांबे की नई शक्ति लगाई गई थी, तो वो कब लगाई गई थी? 1602 में बागनाथ मंदिर। ठीक, और इस लक्ष्मी चंद के समय आपने देखा होगा सबसे ज्यादा टैक्स अगर कभी लगा पंवार राजवंश के समय, सबसे अधिक कर तो लक्ष्मी चंद के समय लगा।
और लक्ष्मी चंद के समय तब लोग डर के मारे अपने छतों पर क्या करने लगे थे, खेती करने लगे, सब्जियां उगाने लगे थे। लोगों को डर लगने लग गया था कि इतना ज्यादा टैक्स कहां से देंगे हम। ठीक, नेक्स्ट। किस पुस्तक में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत शामिल किया गया, दर्शाया गया? कौन सी किताब है जिसमें कहा गया कि जो कुमाऊं सूबा है वो दिल्ली सूबे के अंतर्गत रखा गया? तो बच्चों किताब है आईने अकबरी। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा रुद्रचंद अकबर से मिलने गया था 1588 में। रुद्रचंद अकबर से मिलने गया 1588 में। कहां? लाहौर। लाहौर में भेंट करता है और उसके बाद रुद्रचंद पूरे कुमाऊं को दिल्ली सूबे में शामिल करता है और अकबर को प्रतिवर्ष क्या रहता है, कर देता है। बाकी आपने पढ़ा होगा रुद्रचंद ने क्या करा, बहुत सारे जो ब्राह्मणों का दल बनाया, ओली ब्राह्मण, जिसमें आपने ओलावृष्टि से पहले थाली बजाना, फिर आपने पढ़ा तिथानी ब्राह्मण, पंचड़ीय ब्राह्मण, यानी इस प्रकार ब्राह्मणों का दल बनाया। कुमाऊं में संस्कृत शिक्षा की शुरुआत भी किसने करी? रुद्रचंद ने। छोड़ा और छोड़ियों की नियुक्ति करी। तो बहुत सारे काम करे रुद्रचंद ने। ठीक, तो ये आप रुद्रचंद के समय आपने युद्ध पढ़ा होगा बलभद्र शाह के साथ, ग्वालदम घाटी का युद्ध या बदानगढ़ का युद्ध, सब आपको क्लास में पढ़ा रखा है। ठीक, नेक्स्ट। निम्न में से किसके अनुसार हूण राजा तोरणमल और मेहरकुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग था? कौन कहता है कि हिमालय का कुछ भाग इनके पास था? तो वो एक इतिहासकार होंगे आपके राहुल संस्कृत हैं, इन्होंने कहा था भाई। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसा राज्य जो गंगा नदी से लेकर कर्नाली नदी तक फैला हुआ है उसे हम किस नाम जानते हैं? पर्वताकार वंश के नाम जानते हैं। ठीक, तो उस पर्वताकार वंश की राजधानी कहां थी? इस पर्वताकार वंश की राजधानी बच्चों ब्रह्मपुर थी। ठीक, और इस पर्वताकार वंश का नाम है पौरव वंश। पढ़ा होगा उत्तराखंड के इतिहास में। कौन सा वंश? पौरव वंश। और जो ये पौरव वंश था, ये पौरव वंश जो है आपका उत्तराखंड का ऐसा वंश जिसके बारे में जानकारी हमें तालेश्वर ताम्रपत्र से मिलती है। यानी ताम्रपत्र से जानकारी मिलने वाला या जिसके बारे में ताम्रपत्र से जानकारी मिली वो वंश कौन सा है? तालेश्वर ताम्रपत्र है। बाकी इस ब्रह्मपुर को क्या कहा गया है? इंद्र की नगरी और नगरों में श्रेष्ठ बताया गया है। उस समय सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था ब्रह्मपुर राज्य। बाकी आपने पढ़ा होगा पौरव वंश के समय उत्तराखंड में पहली बार शासन प्रशासन मंत्री परिषद के माध्यम से चलाया गया और पहली बार उत्तराखंड के अंदर टैक्स यानी कर लेने की शुरुआत भी किसके समय हुई? कर की शुरुआत भी होती बच्चों पौरव वंश के समय। ठीक है, बाकी इसके अलावा नेक्स्ट। निम्न में से बनकोट ताम्र आकृतियों की खोज किस वर्ष की गई? बताइए भाई, किस साल ताम्र आकृतियों की खोज की गई बनकोट वाले की? तो आपने पढ़ा होगा ताम्र बनकोट की खोज 1989 में की गई। कब की गई थी? 1989 में की गई थी। ठीक है, और जो ये बनकोट ताम्रपत्र है, यहां से कितने ताम्रपत्र मिले? 8 ताम्र आकृतियां कहां से मिलती हैं? बनकोट से। ठीक है, नेक्स्ट। कोल या मुंड को हिमालय क्षेत्र या भारत की प्राचीनतम जाति मानते थे कौन? आपने पढ़ा होगा उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उन्हें क्या कहते थे हम? कोल। ठीक, और इन कोलों को यहाँ के जो प्राचीनतम जनजाति माना वो माना शिव प्रसाद डबराल ने माना भाई। ठीक, इनको साहित्यिक ग्रंथों में आपने पढ़ा कोलों को मुंड या सबर भी कहते थे हम। साहित्यिक ग्रंथों में मुंड या क्या कहते थे? सबर। ठीक है, नेक्स्ट। इसके अलावा किन रोगों की औषधि के रूप में कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है? कस्तूरी आपने देखा होगा मृग है, और कस्तूरी केवल किसमें पाई जाती है? नर में। ठीक, और मुश्किल से 30 से 35 ग्राम एक नर में, बहुत कम मतलब। ठीक है, तो ये जो इनका इलाज चलता था, दमा हो गया, निमोनिया, मिर्गी और बांका यूरिश
ये सारे के हृदय संबंधी रोग सारे के सारे कैसे होते थे, आपके कस्तूरी से इन रोगों का इलाज होता था भाई। ठीक है, बाकी नेक्स्ट, राज्य विधानसभा ने किस वर्ष गाय को राष्ट्रमाता घोषित करा? तो बच्चा बताइए कब राष्ट्र गाय को विधानसभा में राष्ट्रमाता घोषित किया गया उत्तराखंड के? तो ये था 2018। और नेपाल का राष्ट्रीय पशु भी क्या है बच्चों? गाय। और नेपाल ने राष्ट्रीय पशु गाय को 2015 में घोषित किया था। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य का पहला आर्थिक अपराध थाना कहां खोला गया? देखो आर्थिक अपराध का मतलब आपने इससे पहले सुना होगा साइबर थाना। साइबर अलग है, आर्थिक अपराध है। आर्थिक अपराध थाना खोला गया देहरादून में, और साइबर अपराध थाना भी कहां खोला गया? पहला देहरादून में खोला गया और दूसरा खोला गया रुद्रपुर में। रुद्रपुर में जो कुमाऊं का है, ये कहां का है? कुमाऊं का पहला। ठीक, अब आपने देखा आजकल कई पैसों की ठगी हो रही है ना, कोई कह रहा है इसके पैसे यहां से ट्रांसफर कर दे, कोई कह रहा। अब जो नॉर्मल थाने होते हैं उनमें इन चीजों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता इन विषयों को, इसके लिए एक नया अपराध थाना खुल गया जिसको हम नाम दिया आर्थिक अपराध थाना। ठीक है, तैमूर लंग ने देहरादून किस दर्रे से प्रवेश किया था बच्चों? तो देखो तैमूर लंग ने जो देहरादून में प्रवेश किया वो आपके पास डाट काले के पास एक दर्रा पड़ता है, मोहंड दर्रा। ठीक, और 1398, कई जगह आपने 1399 पढ़ा होगा कि तैमूर लंग कहाँ आया था? हरिद्वार आया था। ठीक है, तो इस समय इसने यहां से क्या करा? इसी के पास तिमली पास भी है। ठीक, पागल नाला कई बार आप बरसात में देख सुना होगा, उससे पहले तो खैर आता नहीं, यहाँ पानी बहुत कम होता है, लेकिन बरसात में इस पागल नाले में जैसी बारिश होती है इतनी भयंकर आपदा या बाढ़ आती, बाढ़ के हालत होते हैं कि अगर कोई यहाँ से गुजर रहा हो तो बह भी जाता। कई बार कई लोगों ने अपनी जान दे दी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? पागल नाला रखा। और बच्चों ये पागल नाला पड़ता है आपका नीति घाटी में। कहाँ पड़ता है? नीति घाटी में। समझ गए? पागल नाला बहुत भयंकर, आप बारिश में आप सुनोगे बरसात में तो पागल नाला में इतनी बाढ़ आई, इतने लोग यहाँ फंस गए, बहुत भयंकर पानी आता है पागल नाला में। नेक्स्ट, उत्तराखंड की जाति एवं जनजाति की पुस्तक किसने लिखी? तो देखो उत्तराखंड की जातियां और जनजातियां जो पुस्तक लिखी बच्चों, वो दिनेश चंद्र बलूनी ने लिखी है। किसने लिखी है? दिनेश चंद्र बलूनी ने। नेक्स्ट, तंत्र मंत्र के ज्ञाता व्यक्ति को बोक्सा जनजाति में क्या बोला जाता था? देखो तंत्र मंत्र का जो ज्ञाता होता था बच्चों, उसे बोक्सा जनजाति में बोला जाता था भरारी। अब आपने ग्रामीण क्षेत्र में देखा कई जनजातियों में ज्यादातर क्या होता है? तंत्र मंत्र। पुराने जमाने में आपने देखा ज्यादातर लोग तंत्र मंत्र में ज्यादा विश्वास करते थे। ठीक है, और थारू जनजाति में उरारी को कहते थे, किसको? तलाक। तलाक को उरारी कहा जाता था। ठीक है, बाकी आपने जनजातियां पढ़ी हैं, किसमें किसको क्या कहा गया है। नेक्स्ट, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने रखी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछता है पेपर में। तो टिहरी में जो अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी बच्चों, वो रखता है 1883 में प्रताप शाह। अब बताओ प्रताप शाह ने जो 1883 में स्कूल बनाया था अंग्रेजी शिक्षा का, उस स्कूल का क्या नाम था? इस स्कूल का जो नाम था बच्चों एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल। क्या नाम था? एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल। पहले आपने प्राइमरी स्कूल गांव में बोला कहां पढ़ता है, तो बोलता मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता हूं, तो पहले उसको मिडिल स्कूल कहते हैं अंग्रेजों के समय। ठीक, तो तब उसके बाद कीर्ति शाह ने इस स्कूल का नाम रख दिया, क्या नाम रखा? प्रताप हाई स्कूल। प्रताप हाई स्कूल ये नाम रखता है कौन? कीर्ति शाह। और उसके बाद प्रताप इंटर कॉलेज रखता है नरेंद्र शाह। प्रताप इंटर कॉलेज, इसका नाम बदलकर, जो आज भी है। ठीक है, नेक्स्ट, चंद शासन काल में कहार किसको बोला जाता था? किसको बोला जाता था? यहां आप लिखना, इसको बोला जाता था। ठीक है, तो बच्चों कहार कहते थे घाटी को। किसे कहते थे? घाटी। दर्रा को तिब्बती भाषा में आपको पता है ला। क्या कहते थे? थांगला, मुरिंगला, सांगचोगला, ब्यांगला, सारे की सारे तिब्बती भाषाओं में दर्रों को ला कहा जाता है। और 9 लाख कुआं में जो पानी की धारा होते हैं, पानी के धाराओं को कहते हैं बच्चों 9 लाख।
और चट्टी, चट्टी का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। आपने पढ़ा होगा जंगल चट्टी, हनुमान चट्टी। अब ये आपका होमवर्क है, चट्टी किसे कहते हैं समझ रहे हैं सबको खुद। झालाकोट परियोजना किस नदी में स्थित है? तो देखो झालाकोट परियोजना बच्चों आपका है धर्मगंगा नदी पर। कौन सी नदी पर है? धर्मगंगा नदी पर आपका झालाकोट है। ठीक है, नेक्स्ट बाकी परियोजना आप लोग पढ़ लेना सारी, बहुत सारी परियोजनाएं बहुत सारी नदियों पर। पहाड़ का अंबेडकर किसे कहा जाता है बच्चों? तो पहाड़ का जो अंबेडकर कहते हैं मुंशी हरिप्रसाद टमटा। अब हरिप्रसाद टमटा के बारे में आपने पढ़ा होगा, ऐसा व्यक्ति जिसने सबसे पहले दलितों के हितों की बात कही। दलित हितों की बात सबसे पहले कौन करता है? हरिप्रसाद टमटा। यानी उत्तराखंड में दलितों की ओर ध्यान देने वाला पहला व्यक्ति हरिप्रसाद टमटा। और इन्होंने पहली बार दलितों के लिए किस शब्द का प्रयोग करा? शिल्पकार। इसलिए उत्तराखंड का भीमराव अंबेडकर भी कह सकते हैं आप, पहाड़ का अंबेडकर भी कह सकते हैं, या दलितों का मसीहा, ये सब किसे कहते हैं? भीमराव अंबेडकर को। तब आपने पढ़ा होगा 1905 में टमटा सुधारणी सभा, 1911 में शिल्पकार नाम दिया, 1913 में शिल्पकार सुधारणी सभा। तो आप ये पढ़ते रहना सबके सब। ठीक, नेक्स्ट गुदिया खटाल किसका प्राचीन नाम है? बताइए किसका नाम है गुदिया खटाल? तो बच्चों ये नाम है किसका? त्योणी का प्राचीन नाम है गुदिया खटाल। बताओ खटीमा का क्या नाम है? खटीमा का नाम है मकरपुर, कौसानी का नाम है बलना, और जसपुर का क्या नाम है बताओ? ये खुद ही लिखोगे, सिर्फ बोलोगे सर को आता नहीं इसलिए लिखने नहीं है? शाहजहाँपुर। क्या नाम है? खटीमा, सॉरी जसपुर का नाम है शाहजहाँपुर, या सहजगीर भी कहते हैं। खुद भी पढ़ लिया करो, सारे ऑप्शन हर बार नहीं बताए जाएंगे आपको। कुछ पिछले उन्होंने बताया तो बार बार क्यों बताना वो चीज़? खुद आप भी तो थोड़ा सा क्या करो, अपना रिवीजन करो, इसमें देख लीजिए, है ना। इससे ध्यान से देख लीजिए एक एक चीज। छोलिया नृत्य किससे संबंधित? आपको पता हो कुमाऊं में बहुत फेमस है भाई छोलिया। ठीक, और किससे संबंधित है छोलिया? छोलिया देखो एक वीर गाथा नृत्य है। कैसे नृत्य है? एक वीर गाथा नृत्य है। इसी छोलिया नृत्य की भांति गढ़वाल में आपने पढ़ा होगा सरो नृत्य, वो भी तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला है। भोटिया जनजाति का पौड़ा नृत्य, अब गढ़वाल का सरो और भोटिया जनजाति का पौड़ा नृत्य। ठीक है, ये सब। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक निकाय की विश्व धरोहर समिति ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि श्रेणी में शामिल करने की घोषणा कब की थी? ठीक, तो इसे घोषणा की थी बच्चों 7 दिसंबर 2017 को। ठीक है, हिंदू तीर्थ स्थल जागेश्वर के मुख्य देवता कौन थे? तो बताओ, जागेश्वर धाम आपने पढ़ा होगा, कई मंदिरों का समूह है जागेश्वर, 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह। तो यहाँ भगवान शिव ये इसके मुख्य देवता हैं। बाकी जागेश्वर धाम का सबसे प्राचीन मंदिर जो है महा मृत्युंजय मंदिर। कौन सा मंदिर है? महामृत्युंजय सबसे प्राचीन है। और सबसे बड़ा जो मंदिर हो जाएगा बच्चों, बड़ा मंदिर दिंदेश्वरा। अब कई जगह डिंडेश्वरा लिखा होता है, कई जगह दिंदेश्वरा, तो आप प्रोनाउंसिएशन अपना आप समझ जाना भाई। जागेश्वर का प्राचीन नाम, जागेश्वर का जो प्राचीन नाम है वो है यागीश्वर। क्या नाम है? यागीश्वर। और कई जगह इसको हाटकेश्वर भी कहा गया पुराणों में, हाटकेश्वर। ठीक, बाकी आप लोग पढ़ लेना। जटागंगा नदी किनारे है, देवदार वनों की अधिकता के कारण इसे और किस नाम से जानते थे? देवदारुक वन के नाम से भी जानते थे बच्चों। ठीक है, हरिद्वार से बद्रीनाथ तथा बद्रीनाथ से केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण किस कमिश्नर ने करवाया था? तो बच्चों ट्रेल के समय हुआ था इन सड़कों का निर्माण। ठीक है, इसके अलावा आपने गाड़ी सड़क आंदोलन पढ़ा होगा, KMOU लिमिटेड, कुमाऊं मोटर ओनर यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1939। इसका मुख्यालय काठ गोदाम, कई बार पूछता पेपर में। और GMOU लिमिटेड, गढ़वाल मोटर ओनर यूनियन लिमिटेड, इसका
स्थापना 1941 में और मुख्यालय था इसका कोट द्वार। ठीक है, कई बार पूछा था एग्जाम में, इसलिए इसको याद रखिएगा आप लोग। 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन धान तुम किसने किया था? इसका अनुवाद किसने करा था वंदे मातरम का? इस नाम से परीक्षा में पूछा गया सवाल था भाई कुछ पिछले पेपर में, और ये क्या था? हरिराम त्रिपाठी जी ने। किसने करा था? हरिराम त्रिपाठी। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2016 में निम्न में से किस क्षेत्र को ओबीसी घोषित नहीं किया? किया नहीं कह रहा हो, नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक। और क्षेत्र कौन सा बच्चों? हरिद्वार का नारसन, बाकी इन तीनों को घोषित किया था। ठीक है, नेक्स्ट, गढ़वाल चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? पिछले कुछ पेपर में देखना, पिछले साल 2022 में पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था सवाल, तो कौन सी शैली थी बच्चों? वो थी कांगड़ा चित्र शैली। बाकी उत्तराखंड में चित्रकला का जनक कौन था? चित्रकला का जनक मानते हैं बच्चों किसको? हीरा लाल को, ना कि मौलाराम। ठीक है, मौलाराम तो बहुत लास्ट का चित्रकार था, मौलाराम के दादा परदादा थे सारे। नेक्स्ट, वैद्यनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया? देखो, कत्यूरी से नाम दिया, पहले वो कार्तिकेयपुर में थे, कत्यूरी घाटी में आकर बस गए, तो सबसे पहले ये नाम देते हैं एटकिंसन। और अगर आपसे सवाल पूछे उत्तराखंड का क्रमबद्ध इतिहास, सर्वप्रथम किसने लिखा? तो सर्वप्रथम लिखते हैं एटकिंसन। सबसे पहले उत्तराखंड का क्रमबद्ध इतिहास किसने लिखा? एटकिंसन ने लिखा बच्चों। बाकी सब जितने भी लेखककार आए या इतिहासकार आए, उन्होंने सबने क्या करा? एटकिंसन की नकल करी सबने। ठीक है, नेक्स्ट, और आज का लास्ट सवाल पूछा गया सवाल है कि 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी, तो कहां खरीदी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि बच्चों? तो ये आपने पढ़ा होगा, पिछले पेपर में पूछा गया था, तो ये खरीदी थी मसूरी में। उत्तराखंड के अंदर सबसे पहले कहां खरीदी? मसूरी। फिर आपने देखा अंग्रेजों ने मसूरी को हिल स्टेशन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज तुम लोग भी हर हफ्ते मसूरी जाते होंगे, ठीक, कभी गन हिल, कभी कहीं, कभी कहीं, सारे स्थान तुम्हें पता, मसूरी के बारे में बताने की जरूरत है नहीं। पेपर में सवाल आया मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? और तब ये तुमने कभी देखा नहीं, फोटो खिंचाई वहां पर चौक में, तो इसको भी देख लेते थोड़ा सा, कब हुई थी? 1843। बाकी आप लोग पढ़ते रहना, ऐसी मेहनत करते रहिए, सबके सब आगे आने वाले पेपरों के लिए, ठीक। कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या किया जाए, डिस्क्राइब किया जाए, ठीक है, हर क्वेश्चन का। बाकी जो भी कभी गलतियाँ हो तो आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। हो सकता है कई बार बोलते समय कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, ठीक। और इसके बाद अब पिछले टेस्ट का जो टॉपर है फिर देख लीजिए, इस बार प्रियंका रावत। प्रियंका रावत ने तो बहुत ही अच्छे नंबर ला रखे हैं, 88.5। ये तो ऐसे इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आपके ऑनलाइन टेस्ट में, ठीक। इस प्रकार से सबके सब मेहनत करते हैं। नवदीप फिर 85, रोशनी राणा 78.5, सोनू सिंह, बिंग पहाड़ी, बिंग पहाड़ी इस बार बहुत पीछे चले गए भाई, 68.75, ठीक है। शिवम, सुधांशु राणा, अभिषेक राणा, और देखो टॉपर जो है वो बहुत आगे हैं, बाकी जो बीच के उनको गैप देखो जरा आप, तो इस गैप को भरने का प्रयास करो भाई, तभी जरा फायदा होगा ना। ये तो देखो गैप, टॉप 10 के गैप देखना कितना ज्यादा गैप है, इतना गैप होना नहीं चाहिए। अगर यहाँ ये इतने आगे हैं तो आपका नंबर यहाँ से 10 नंबर का गैप आ गया सीधा। थोड़ा सा इसको बाकी और लोग मेहनत करते रहिए, कोशिश करो। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी आपको, जितना आता है बस उतना करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।